दिस बाइक इज मोर कैपेबल देन S1000 RR। जापानीज ब्रांड है, रिलायबल तो होना ही चाहिए ना। इंडिया में फ्यूल इकोनॉमी की बात ना करेंगे तो कैसे चलेगा। दिस बाइक इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज क्या है भाई, आज है द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो का टाइम, है ना। दिस बाय फार इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑफ कावासाकी निंजा ZX 10R विच इज़ लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू वीडियो। ए भाई ज़रा देखना इधर उधर, वो फ़ोन पे ही लगा है भाई। एनीवेज, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद एक रिचुअल होता है ना, हम लोग डोनेट करते हैं पैसे भगवान को। वैसे यहाँ पे है भाई, बाइक निकालने के बाद इसको डोनेशन मांगता XV95 का। तो पहले फुल टैंक कर लेते हैं, फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मच्छर की तो 95 फुल करा ना, बस बस बस। ऑल राइट, तो चलो भाई, ऑल राइट, ट्रिप मीटर को कर देते हैं रीसेट। सो ट्रिप मीटर हैज़ बीन रीसेट टू 0, ताकि हमें पता चले भाई कि अगला फ्यूल टैंक कब करना है, क्योंकि इसमें फ्यूल इंडिकेटर नहीं आता ना भाई। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोज़ वंस अगेन। सो थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। मैंने पूछा था कि भाई कितने लोगों को लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए, बहुत ज़्यादा लोगों को लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए भाई। तो चलो विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद द लॉन्ग टर्म रिव्यू, पहला पार्ट आता है व्हाट्स द स्टोरी माय मैन। तो आप बोलोगे भाई कि आपने यही बाइक क्यों ली, है ना। मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे ना भाई। यू हैड ऑप्शन ऑफ S1000 RR, यू हैव ऑप्शन ऑफ CBR 1000 RR, है ना। सो और भी ऑप्शंस थे भाई। तो 10R ही क्यों, दूसरी बाइक क्यों नहीं, राइट। वाई नो अदर लीडर बाइक। टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट आपको बाइक की स्टोरी पता होना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है भाई, कि मैंने ये बाइक क्यों ली और कब ली। सो लेट्स गेट बैक टू 2020। थोड़ा पीछे चलते भूतकाल में, है ना। भूत भविष्य वर्तमान, ऐसा स्टोरी बताने के लिए करना पड़ता है। सो लेट्स गो इन माई पास्ट मेमोरीज एंड ट्राई टू एक्सेस द फाइल। कोर मेमोरी भाई जिंदा हो जा, ठीक है। तो दिस वॉज इन 2020, पीक कोविड, है ना। जब कोविड-19 चालू हो गया भाई, ये तब की बात है। और दैट टाइम अपना एक सपना था भाई बचपन से, मतलब ये बचपन का एक सपना है कि अपने को एक स्पोर्ट्स बाइक तो चाहिए थी, है ना। स्पेसिफिकली R15, क्योंकि स्कूल में मैंने वो बाइक देखी थी। तो वो बचपन से एक सपना था भाई कि ऐसी तो भी एक बाइक चाहिए अपने को। तब तो मालूम भी नहीं था कि भाई ZX 10R एग्जिस्ट कर दिए कि नहीं। ये बचपन की बात है, हाँ। 2020 में बाद में आते हैं, पहले बचपन का बता देता हूँ। तो ये तब की बात है भाई कि हम होते हैं ना भाई, जो एक बच्चा रहता है ना, जो देखता है कि सामने की कुछ तो भी दिख रहा है उसको, और उसको भी सेम चीज़ चाहिए रहती। तो हम जिद्दी होते हैं ना बचपन में, इमेच्योर बोलते हैं ना हमें, किड्स आर इमेच्योर हमेशा बोलते हैं ना। तो मेरे को भी वैसी इमेच्योरिटी थी मेरे अंदर, मेरे को चाहिए ही थी वो बाइक, है ना, R15। बट ड्यू टू आवर फाइनेंशियल कंडीशन, हम लोग मिडिल क्लास में बिलोंग करते थे, वो बाइक भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, है ना। तब हमारे पास स्प्लेंडर प्लस थी भाई, ये तब की बात है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020, सेम बच्चा है, बड़ा हो रहा है। और उसने एक गोल रख दिया खुद के लिए कि भाई अभी R15 तो बचपन का ड्रीम था, लेकिन R15 नहीं लेना है, बिकॉज वो थोड़ा सा चैलेंजिंग नहीं था मेरे लिए तब। क्योंकि जब मैं पैसे कमाने लग गया अपने साइड हसल से, तो इतना चैलेंजिंग नहीं लगा मेरे को कि भाई R15 लेनी चाहिए करके। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा खुद को चैलेंज करने के लिए, ग्रो करने के लिए, लेट्स सेट अ बिगर गोल। तो मैंने थोड़ा बड़ा गोल रख दिया कावासाकी निंजा 650 के लिए। वैसे उसके बीच में मैंने अपने भाइयों की, दोस्तों की, थोड़ी मिड कैटेगरीज में जो बाइक्स आती है उसको चलाया था। लाइक पल्सर 220 हो गई, है ना। उसके बाद KTM RC 390 हो गई, उसके बाद रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 हो गई। तो इन सीसीज का थोड़ा सा मेरे को अंदाज़ा आ गया था, और धीरे धीरे हाथ भी बैठने लगा था। तो मैंने सोचा कि यार फिर R15 लेने का कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, क्योंकि वो सपना उस टाइम पे मैटर किया भाई। अभी बच्चा बड़ा हो गया, क्या मैटर करेगा, अभी वो सपना थोड़ा बदल गया। मैंने बोला चलो खुद को थोड़ा चैलेंज कर दे एंड लेट्स बाय दिस कावासाकी निंजा 650। वो 2020 में ना हनीकॉम एडिशन में लॉन्च हुई थी। हनीकॉम एडिशन आपको याद होगा। सो 10R में भी 2020 में, हेलो, सो 10R में भी 2020 में हनीकॉम एडिशन आया था। हनीकॉम एडिशन को अपने को लेने की बहुत इच्छा थी, 650 या निंजा 650। तो तब मैंने साइड हसल से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, है ना। वो बाइक का सपना रखा कि नहीं भाई 650 लेना है, 650 लेना है करके, है ना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, दिन रात एक किया भाई। और ये लगभग 1 साल तक चला ऐसा। एंड देन आई वॉज फाइनली केपेबल ऑफ बाइंग दैट निंजा 650 इन कैश। तब उसकी ऑन रोड प्राइस 8 लाख रुपए थी। सो 2020 में पीक कोविड टाइम में ना, मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अभी बाइक खरीदनी ही है।
तो मैं गया भाई पापा को शोरूम लेके। ये बात मैंने पापा को भी बताई नहीं थी, क्योंकि उनके लिए बहुत शॉकिंग था। अगर मैं उनको बताने जाता कि भाई मैं 8 लाख की मोटरसाइकिल ले रहा हूँ, स्पेसिफिकली इफ़ यू बिलोंग इन मिडिल क्लास फैमिली, और उसमें से भी आप बोल रहे हो कि आप कैश में उठा रहे हो, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। इसलिए मैंने उनको बताया नहीं, मैंने बोला सरप्राइज़ है, ठीक है। वो बोले क्या है, बोले चलो मुंबई सरप्राइज़ देने के लिए आए। वो अच्छा खासा सरप्राइज़ निकला भाई वो। तो क्या हुआ, तब मेरे पास ना पैशन प्रो थी, बिकॉज दिस इज़ अराउंड 2020, तो ब्लैक कलर की पैशन प्रो थी। बीच बीच में आपको अगर मेरे को मिले फुटेजेस मेमोरीज को तो डाल दूंगा आपको रिलेट करने के लिए। तो हम लोग गए भाई शोरूम, है ना, मस्त कोविड टाइम था, सब मास्क वास्क पहन के गए, पर्सनल कार हायर कर लिया। अभी क्या पैसा आने लगा ना भाई, अभी पैसा आने के बाद आपको लाइफस्टाइल चेंज होने लगती धीरे धीरे, है ना। मस्त एक कार हायर की भाई, 4 व्हीलर में गए, है ना। इससे पहले कभी 4 व्हीलर में जाने का सुकून भी नहीं मिला हमें, लेकिन अभी मिलने लगा है। तो मैंने बोला चल पैसा है, क्या टेंशन है भाई, 4 व्हीलर हायर कर ली मस्त। पापा को लेके गया मस्त बाइक की डिलीवरी लेने। और जब वो बाइक रेडी हो रही थी ना डिलीवरी के लिए, तो उसी समय ना हम लोग बाकी बाइक्स भी ऑब्जर्व कर रहे थे शोरूम में। एट दैट टाइम देयर वाज लाइक निंजा 1000, और हम लोगों ने कभी ऐसी बाइक्स देखी नहीं थी, इतने बड़े टायर देखने की कभी आदत नहीं थी, है ना कभी, बिकॉज सिटी में हम लोग इतनी मेट्रो सिटी में मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था मुंबई में। सो दिस वाज लाइक अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। बहुत से लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तो था भाई। स्पेसिफिकली इफ़ देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ बैकग्राउंड, तो आपको पता होगा भाई कि चीज़ें कैसे होती है, आपके लिए एक्साइटिंग रहती है ना, नई नई। तो हम लोग गए शोरूम, बाइक्स देख रहे हैं, है ना, और उसकी प्राइसेस पूछ रहे हैं। तब वहाँ पे ZX 10R डिस्प्ले के लिए नहीं थी, वहाँ पे अंदर उनका जो वर्कशॉप है उसके अंदर उसका सर्विसिंग चल रहा था एक बाइक का। तो हमें पता नहीं था कि भाई अंदर भी बाइक से करके। तो तब तक हम लोग ये देख रहे थे भाई, निंजा 1000 देख रहे थे, Z900 देख रहे थे, मेरे पापा भी देख रहे थे कि क्या बड़े टायर है भाई, ऐसा वैसा। मैंने बोला हाँ ठीक है, कुछ नहीं, अभी अपने पास भी आ जाएगी भाई, कोई टेंशन नहीं, ये तो ले ली पहले। सो हमने तब वो बाइक की डिलीवरी ले ली। पापा भी शौक, भाई ये पैसा कहाँ से ला रहा है, राइट, क्या कर रहा है। तो मैंने उनको बोला आप टेंशन मत लो, हम गलत चीज़ों से पैसा नहीं कमा रहे, सही चीज़ों से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने साइड हसल जेन्युइन है। तो दैट टाइम मतलब मेरा बिजनेस अच्छा खासा ग्रो होने लगा था, और इनकम भी इतना आने लगा था कि आई कुड अफोर्ड दैट बाइक ट्वाइस इन कैश, ठीक, एक बार नहीं, ट्वाइस इन कैश। मतलब अभी 8 लाख रुपए का बाइक है तो 16 लाख रुपए है अपने पास, है ना, वो बाइक खरीदने के लिए। हमने बाइक की डिलीवरी ले ली भाई। देखो तब कोई ये नहीं था वो टाइम पे शो ऑफ करना, नहीं क्या कि डिलीवरी का वीडियो डालो, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करो, केक कटिंग करो, पटाखे फोड़ो, ऐसा कुछ नहीं था। आई वाज जस्ट नॉर्मल गाय जिसका एक सपना है, वो सपना पूरा करना है, तो प्रेजेंट में सारी चीज़ें करना है ना, प्रेजेंट में जीना है, कोई वैलिडेशन के लिए नहीं जीना है, बस प्रेजेंट में जीना है कि अरे हाँ भाई मैं डिलीवरी ले रहा हूँ, अपना सपना पूरा हो रहा है अपने आंखों के सामने, पापा भी देख रहे हैं। सो दैट वाज अ बिग मोमेंट इन माई लाइफ। आप उसको कोर मेमोरी भी बोल सकते हो, है ना। ऐसी कोर मेमोरीज होती है जिनके लिए आपको मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं होती, वो पिक्चर से भी ज़्यादा क्लियर फॉर्मेट में आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है, और एक एक मोमेंट आपको अच्छे से याद रहता है। सो वो हो गया, डिलीवरी ले ली। और डिलीवरी लेने के बाद जब मैंने बाइक को वो कोल्ड स्टार्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम, 1-2 मिनट बाद ना भाई वो वर्कशॉप से ना ZX 10R निकली बाहर, हनीकॉम एडिशन वाली। उसको लगा था SC प्रोजेक्ट, और उसने भाई वो कोल्ड स्टार्ट कर दी ना वहाँ पे शोरूम के अंदर। अरे वो वैसे कांच हिलने लगी शोरूम की, धड़ 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 करके। उसका जो एग्जॉस्ट, अभी पता मैंने इसको डिबी कलर लगाया, नहीं तो इसका भी वैसा ही आवाज़ आता है। वो कांच हिलने लगी भाई, हमें चेस्ट पे फील होता है ना भाई वो वाइब्रेशंस। मैंने बोला भाई ये क्या चीज़ है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉ कावासाकी ZX 10R इन माई लाइफ, एंड दैट वाज इन 2020, एंड दैट वाज अ 2020 मॉडल, 5th जनरेशन और हनीकॉम एडिशन में। तो एक सपना यहाँ पे पूरा हुआ नहीं कि दूसरे सपने का बीज बो दिया भाई हमने वहाँ पे। सो दैट्स द कोर मेमोरी, है ना, कि एक सपना अभी अभी पूरा हो रहा है भाई, उसको तो जी ले, कि दूसरे सपने का जो हम बोलते हैं ना, दैट सीड ऑफ दैट ड्रीम वाज जस्ट सोन। तो उस सपने को पूरे करने के लिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई एक बाइक तो मैं लाइफ में ऐसी लूँगा, ठीक है, अभी नहीं, 5 साल में, है ना, अगले 4 साल में मेहनत करेंगे वही ले लेंगे, लेकिन फिलहाल इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर दे। वो बाइक का आवाज़ पूरा फील किया, अपने निंजा 650 का आवाज़ पूरा फील किया, है ना। और वहाँ से मैं बाइक पहले ही दिन निंजा 650 ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर मैंने चला ली पहले ही दिन पे। उसका प्रॉपर ब्रेक इन कर लिया। अभी ब्रेक इन भी अगर कभी नई बाइक लूँगा तो उस पर सिखा दूंगा क्या होता है ब्रेक इन पीरियड बाइक का। तो प्रॉपरली रिसर्च करके गया था भाई मैं कि कैसे ब्रेक इन पीरियड होता है, क्या करना है ना, बिकॉज सारी चीज़ें नहीं है, टायर्स का ब्रेक इन है, इंजन का ब्रेक इन है। सो दैट वाज द मोमेंट कि वो सपना वहाँ पे एक और मिल गया मेरे को चेज़ करने के लिए लाइफ में, है ना। तो मैंने सोचा यार ले लेंगे, घाई क्या है ज़्यादा, इसको एंजॉय कर लेते पहले। एंड साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड ग्रोइंग माई बिजनेसेस इवन मोर। एंड बिफोर बाइंग इवन ZX 10R खरीदने से पहले भी जब मैंने 650 पे लॉन्ग राइड्स चालू की,
तब मेरे को पता चला कि भाई दैट इट वाज नॉट अ प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल फॉर इंडियन रोड कंडीशंस। उसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी लो था, तो अगर छोटा स्पीड ब्रेकर भी आता है तो उस पर घिसती थी वो बाइक। और ये रियलिटी मेरे को पहले पता नहीं थी बाइक लेने से पहले। बाइक लेने के बाद रियलिटी चेक्स मिलने लगे, एंड लॉन्ग राइड पे जाने के बाद देयर वाज अ गाय इन आवर ग्रुप, उसके पास XRX 800 थी। और फिर उसी ग्रुप में हमारा डिस्कशन हुआ, मेरी जैसे जैसे पहचान होने लगी, तो बोले यार देख तू भी एक एडवेंचर बाइक ले ले, ये स्पोर्ट्स बाइक का कोई सेंस नहीं लॉन्ग टूरिंग में ऐसा वैसा। तो मैंने बोला लेकिन यार मेरे को एडवेंचर सेगमेंट में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज एज अ किड आई थॉट कि भाई वो सपना जो है उसको पूरा करना है, तो मेरे को स्पोर्ट्स बाइक ही चाहिए। तो बहुत सारी बातचीत हुई, उन्होंने मेरे को बहुत समझाया कि ऐसा वैसा है, प्रैक्टिकली सोच ऐसा वैसा। ठीक है तो एक काम कर, तेरे को अगर नई बाइक में इतना पैसा नहीं डालना है, बिकॉज एडवेंचर बाइक मेरे को कोई नई भी लेनी रहेगी लाइक इन द सेगमेंट ऑफ 800-900 सीसी, तो भी 15-16 लाख रुपए तो लगने ही लगने वाले, बराबर है कि नहीं। तो मैंने बोला कि भाई देखो, मैं एडवेंचर तो उस टाइम पे मेरा सेगमेंट नहीं था, मेरे को मालूम भी नहीं था एडवेंचर राइडिंग क्या होती है। तो मैंने बोला कि देखो भाई ये मेरा सेगमेंट तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो इसलिए चलो एक ट्राई कर दे। तो मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं डालना था उस सेगमेंट में, तो मैंने एक टाइगर XR 800 ले ली प्री ओन्ड। तो वो प्री ओन्ड बाइक का ओनरशिप एक्सपीरियंस इतना हॉरिबल था भाई, वो मैंने इस चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखा है। अगर आपको जानना है कि क्यों मैंने वो बाइक बेच दी, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पे मैंने वो सारी ऑनेस्टली चीज़ें बताई है। और फिर मेरे पास तब तक ये भी थी हस्कवर्ना स्वाटपिलन 250, ऐसे ही मतलब सिटी में चलाने के लिए मैंने ली थी, बिकॉज 650 सीसी एक मिड कैटेगरी आ जाती है, 800 सीसी थोड़ी और बड़ी कैटेगरी आ जाती। तो मैंने सोचा यार कि हर बार सिटी में घूमने के लिए मेरे को एक बाइक चाहिए, तो मैंने हस्कवर्ना स्वाटपिलन 250 भी ले ली। और तब एंड दिस वाज अराउंड इन 2021 व्हेन आई फाइनली डिसाइडेड कि अभी बिजनेस से रेवेन्यू इतना आ रहा है कि भाई कि मैं ये बाइक को 2 टाइम खरीद सकता हूँ। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू बाय दिस बाइक, क्योंकि मेरे को कैश में ही खरीदना था, मैं कैश में ही खरीदता हूँ चीज़ें, और मेरे को अपना माइंड सेट नहीं वो EMI वाला, अपना माइंड सेट ही थोड़ा अलग है, करना है तो ढंग से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा कि नाउ इट्स टाइम टू बाय दिस ZX 10R। जब वो बाइक लेने का सोचा तो 2021 में ना इन्होंने ये जो नया शेप है 6th जनरेशन ZX 10R, दिस इज़ अ 6th जनरेशन ZX 10R, तो ये कलर भी आपको खाली 2021 में ही मिलेगा। ठीक है, 2022 में भी लॉन्च नहीं हुआ ये कलर, उसके बाद लॉन्च ही नहीं हुआ है। लाइम ग्रीन 2 साल रिपीट हुआ था, लेकिन ये इबोनी ब्लैक जो कलर है, इस कलर का नाम है इबोनी ब्लैक टाइप 2। तो ये जो कलर है ये खाली 2021 में ही लॉन्च हुआ था। तो आई वॉज लकी इनफ टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस कलर स्कीम एंड दिस बाइक स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने सपना तो हनीकॉम एडिशन का देखा था भाई, लेकिन चीज़ें ऐसे हो गई कि अपने को बाइक लेने का टाइम आ गया और जनरेशन ही चेंज हो गया बाइक का। तो मैंने सोचा कि यार देखो, प्री ओन्ड बाइक्स का मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो मेरे को प्री ओन्ड तो नहीं लेना है भाई, कुछ भी हो जाए मेरे को प्री ओन्ड बाइक में पैसा नहीं डालना है, मेरे को लेनी है तो ब्रांड न्यू बाइक उठानी है शोरूम से। सो 2021 में जब ये मौका आया तो मैं निंजा 650 की सर्विसिंग कराने के लिए गया था। तो जब मैं सर्विसिंग कराने के लिए गया तब ये बाइक वहाँ पे लॉन्च होकर आई थी, एंड दिस वाज पीक कोविड टाइम। तो मैंने ये बाइक देखी और मेरे को पसंद आ गई कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि नए शेप उनको पसंद नहीं आ रहा है ऐसा वैसा, लेकिन मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। तो मैंने सोचा था कि भाई ठीक है, अभी बाइक तो सामने से देख ली, उसके ऊपर मैंने वैसे पूछ के देखा कि भाई बैठू कि नहीं, बोले हाँ जाओ बैठ के देखो, देखा भाई अपने पोस्चर के लिए सूट कर रही है कि नहीं, सारी चीज़ें देखी, एंड आई रियलाइज्ड कि भाई चलो इसको ले लेते हैं, अभी दिमाग में बैठ चुकी है बाइक। और तब ये बाइक ना टेस्ट राइड के लिए भी मिल नहीं रही थी, है ना, जनरली देते नहीं है ZX 10R। तो जब मैंने उनको पूछा कि भाई टेस्ट राइड मिलेगी, तो बोले सर टेस्ट राइड के लिए बाइक अभी तक आई नहीं है, क्योंकि न्यूली लॉन्च है, तो अभी तक टेस्ट राइड वेरिएंट जो है मीडिया बाइक जो है वो अभी यहाँ के लोकेशन पे नहीं है, इसलिए आपको टेस्ट राइड नहीं मिलेगा, एंड इट्स अ हॉट सेलिंग बाइक राइट नाउ। तो आपको डिस्काउंट कुछ नहीं है इस पर, आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा और बाइक उठानी पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कितना पेमेंट है? बोले सर अभी 1 लाख रुपये बुकिंग के लिए रख दो और बाकी आप बाद में पे कर सकते हो जब आपको लेना रहेगा। तो उसी वक्त मैंने बाइक का वो पेमेंट 1 लाख रुपए डाल दिया। फिर भी मेरे को ये भी बताता हूँ उसमें सजेशंस कैसे आए। तो जब हम लोग राइड पे जा रहे थे एंड वी हैड अ डिस्कशन ग्रुप के साथ कि भाई मेरे को बाइक लेनी है 10R ऐसा वैसा, सो देन यू स्टार्ट गेटिंग ओपिनियंस, है ना, अलग अलग लोगों के आपको ओपिनियंस मिलने लगते हैं। कुछ बोल रहे थे भाई कि क्या है भाई वो ट्रैक बाइक है, तू कब चलाने वाला है उसको, अपने इधर ट्रैक भी पास में नहीं है, उसके बाद रोड कंडीशंस ऐसी है वैसी है, राइट, उसके बाद तू इस बाइक को जस्टिस नहीं दे पाएगा, इससे अच्छा तू इन्वेस्टमेंट कर, एक फ्लैट ले ले, ये ले ले, वो ले ले। तो मैंने तब हाँ बोला एंड आई फाइनली डिसाइडेड कि भाई इसके बाद मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं मेरे को कौन सी बाइक लेनी, ठीक है, बिकॉज अगेन भाई आपका सपना है भाई, वो आपका सपना आपको ही मैटर करता है, ठीक है। वो सपने का बीज 1 साल पहले जो बोया था हमने, वो अभी जाके उसको स्प्राउटिंग हुआ है भाई। अभी आपका टाइम है कि भाई वो सपना आपका पूरा हो एंड यू स्टार्ट गेटिंग दिस ओपिनियंस फ्रॉम डिफरेंट पीपल बिकॉज दे कांट थिंक लाइक यू, दे आर नॉट इन योर शूज। सो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं,
तो मैंने उनको बताया नहीं कि मैंने बुकिंग कर दिया बाइक की करके। तो मैंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, मैंने देख लिया बस बाइक खाली। और वहाँ का जो सेल्स पर्सन था उसको मैंने बोल दिया भाई बैंक डिटेल्स दे दे, तेरे को पैसे आ जाएंगे। उन्होंने पैसे डाल दिया उसको बुकिंग के। एंड देन फाइनली इट केम अ मोमेंट। उसके बाद एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा, इसलिए 2-3 महीना बाइक लेने का डिले हो गया। तो फाइनली मैंने वो बाइक ले ली, ये बाइक। और बाइक लेने के लिए एकदम रिस्ट्रिक्शंस फिर भी काफ़ी ज़्यादा थे कोविड के टाइम में, मास्क वास्क लगा के घूमना पड़ता था। तो जिन लोगों को भी याद होगा कोविड का टाइम। सो मैं गया बाइक डिलीवरी लेने के लिए, यहाँ से अकेला ही गया था भाई, कैब बुक कर ली मस्त 4 व्हीलर, उसमें से सब गियर वेयर पहन के, कैब में ही गियर पहन के गया वही में। देखो फिर क्या प्रिपरेशन था, है ना। और अकेले, कोई नहीं है साथ में, अकेला हूँ बस खाली, कोई कैमराज नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं। बस एक बच्चा है जिसका कोई तो भी सपना है, वो अपना सपना पूरा करने के लिए निकल गया है ना। किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्साइटमेंट किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नहीं नहीं मेरा सपना पूरा हो रहा है करके, है ना। लोग सोशल मीडिया पे डालते बाइक लेने से पहले वो खोखे से बाहर निकलने का वीडियो, खोखे के अंदर वाला वीडियो, है ना, बाइक डिलीवरी वाला का वीडियो, इतनी सारी वैलिडेशन के लिए करते बैठते लोग। एंड अगेन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, हर एक का अलग अलग रहता है भाई। मैं अपना ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रेजेंट में जीना पसंद है भाई, मेरे को होप्स और वैलिडेशन में जीना पसंद नहीं है। आई लाइक टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी वेरी रियल। चीज़ें भी इसलिए चैनल में सारा रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ऑनेस्टली शेयर करता हूँ। सो गया भाई कैब में, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और मैं शोरूम में गया डिलीवरी लेने के लिए। वो बाकी लोग बोल रहे हैं सर इतना बड़ा मोमेंट है आपके लिए, बाकी के लोग कहाँ है। मैंने बोला कौन बाकी के लोग, बोले आपके पेरेंट्स वेरेंट्स कोई नहीं आए यहाँ पे। मैंने बोला नहीं नहीं, ये मेरे को अपना ड्रीम है, अपने को प्रेजेंट में एंजॉय करना है, इसलिए मैं अकेला ही आया हूँ। और वैसे भी कोविड के रेस्ट्रिक्शंस थे, तो आते समय तो मैं कैब से आया, जाते समय मैं बाइक पे जाने वाला था। कोई और को लेके आता तो और अलग से गाड़ी करनी पड़ती। तो मैंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस बाइक चाहिए। आप बोलो बाइक कब रेडी है, तो बोले सर हम लोग बाइक रेडी करते हैं ऐसा वैसा। तो उन्होंने बाइक रेडी की। तो आप देखो कि मेरे पास वो वीडियो भी नहीं है भाई डिलीवरी का, खाली एक फोटोग्राफ है ये बाइक डिलीवरी का। मतलब इतना बड़ा मोमेंट है लाइफ में ZX-10R का, और एक वीडियो भी नहीं है कि बाइक डिलीवरी ले रहा हूँ करके, बस एक फोटोग्राफ है, वो भी मास्क वास्क लगा है, मैंने यही गियर पहना है उस पर भी। तो मतलब देखो कि जब आपके सपने आपको मैटर करते हैं ना भाई, तो आप किसी के बारे में सोचते नहीं हो। आई वॉज दैट किड विद ड्रीम जिसको बाइक लेनी है ना। कुछ पता नहीं है भाई कितनी प्रैक्टिकल है ये बाइक। मैंने इसलिए नहीं ली भाई क्योंकि इसमें 200 प्लस bhp वगैरह, ये सारी चीज़ें तो बाद में आई। बस एक सपना देखा था, वो मोमेंट था मेरे लाइफ में जो कोर मेमोरी थी, मेरे को उसको फुलफिल करना था कि नहीं भाई यार। बिकॉज फॉर मी इट वॉज मोर लाइक अ प्रूविंग ग्राउंड, बिकॉज पीपल वर डाउटिंग मी, राइट। क्योंकि मेरे को डाउट कर रहे थे भाई ये बंदा नहीं ले पाएगा, है ना, ये बंदा नहीं कर पाएगा, ये बंदा इमेच्योर है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोलने दिया, लोगों के ओपिनियंस आने दिए भाई, आने दो, भर भर के ओपिनियंस आने दो, बिकॉज दे डोंट नो मी, बराबर है कि नहीं। जब कोई आपको जानता नहीं है अच्छे से, वो खाली आपके बारे में ओपिनियंस ही रख सकता है। तो मेरे को खुद के लिए वो प्रूव करना था कि भाई आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग दिस लाइफ स्टाइल और लिविंग दिस लाइफ स्टाइल, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बाइंग दिस बाइक इन कैश। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। जब मैंने बाइक की डिलीवरी ले ली तो रिटर्न आते वक्त इतनी तेज़ बारिश लगी थी भाई। एंड एट दैट टाइम आई हैड अ GoPro। मैंने जब Ninja 650 खरीद ली थी तो मेमोरीज स्टोर करने के लिए GoPro भी खरीद लिया था। तो वही GoPro था मेरे पास। और मैंने फिर बस राइड करते वक्त का मैंने रिकॉर्डिंग की थी उस पर भी, कि अगर आज वो GoPro होता तो मैं आपके साथ वो मेमोरीज सारी शेयर कर देता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका भी इंसिडेंट है, वो बताऊंगा क्या हुआ उसके साथ। तो इतनी तेज़ बारिश थी भाई, इतनी तेज़ बारिश थी, उस तेज़ बारिश में बाइक घर पे लेके आ गया। एंड दैट वाज लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। और तब मैं मोटो व्लॉगिंग भी नहीं करता था भाई। दिस वाज अराउंड 2021। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है शायद से 24 में या फिर 23 के एंड में। सो 24, 24 अप 26। तो मतलब देखो मैंने बाइक्स ली, इतनी बाइक्स ली, बेची, इसके बाद भी मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए, बिकॉज आई वॉज मोर एन्जॉइंग दोज थिंग्स इन माई लाइफ इन प्रेजेंट। तो मैंने वो जो राइड एक्सपीरियंस है, अपना पहला राइड एक्सपीरियंस, वो क्या व्लॉगिंग सेटअप नहीं था, खाली चिन माउंटेड कैमरा था मेमोरीज स्टोर करने के लिए। मैं इस पर रिकॉर्ड कर लिया भाई, इतनी बारिश में बाइक चला रहा हूँ, कितना मस्त लग रहा है ना, आप पूरे भीगे हुए हो। ये बाइक जब मैंने पहले दिन घर पे लाई, घर वाले बोल रहे थे भैया क्या लेके आ गया तू, इतनी गंदी बाइक कौन लाता, बिकॉज बारिश ही इतनी थी। और आपको रोड कंडीशन पता है अपने इधर की कैसी होती, पूरी कीचड़ से भर गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नई बाइक लेके आए, ऐसा लग रहा था 5 साल पुरानी बाइक लेके आए बिकॉज दैट वॉज द सिचुएशन। सो ये सारी चीज़ें हो गई, बाइक घर पे लेके आ गया। एंड मैं वो डेटा ना लैपटॉप में कॉपी करना भूल गया। एंड ऑन द नेक्स्ट डे जब मैंने बाइक ली, वो बाइक को राइड करना चालू कर दिया। और वो कैमरा ना मैंने चिन माउंटेड अच्छे से नहीं किया था, क्योंकि एक्साइटमेंट थी भाई, अभी सपना पूरा हो गया, अभी जी भर के इस बाइक को चलाना है, राइट। जब तक वो बच्चा खुश नहीं रहता अंदर का, उसको चलाते रहना। तो इसलिए मैंने ये बाइक की पहली सर्विसिंग भी विद इन 15 डेज़ के अंदर कर दी थी। मतलब 1000 किलोमीटर 15 दिन के अंदर ही पूरे कर दिए थे, ठीक है। सो मैं ऐसे एक राइड पे निकला और मेरा GoPro ना अच्छे से माउंट ना होने की वजह से वो गिर गया रास्ते में। और मेरे को एक 500 मीटर के अंदर ही पता चला कि भाई मेरा GoPro मिसिंग है।
सो मैंने यू टर्न लिया, ढूंढने के लिए आया, वहाँ पे लोग थे, ठीक है, वो देख रहे हैं ये बंदे का कुछ तो भी गिरा है, उन्होंने देखा था कुछ तो भी गिरा है, ये कुछ तो भी ढूंढ रहा है। बट मेरे को यही बात पसंद नहीं आती है अपने लोगों के बारे में। इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बस लोग घटिया है ना, बहुत से लोग घटिया है इस कंट्री में। अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो किसी ने उठा लिया भाई कैमरा, क्योंकि तब गोप्रो ना बहुत एक्सपेंसिव आते थे, तो किसी ने उठा लिया वो कैमरा और बताया भी नहीं। मैंने बोला कि भाई यार उसको पैसे चाहिए थे, मैं 50,000 भी देने के लिए उसको रेडी था, क्योंकि उसमें मेरी कोर मेमोरीज थी भाई ये बाइक की पहली राइड की। बट वो ऐसे देख रहा है मेरे को, और मैं भी डायरेक्टली जाके किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, यार भाई मेरा कैमरा उठाएगा तूने यहाँ पे गिरते हुए देखा क्या। वो लोग अपना अपना चल रहे हैं, मेरे को समझ में आ गया, चलो कोई नहीं, उठा लिया तो उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक और बाइक ले लेंगे, है ना, इच्छा पूरी करने के लिए। क्या है भाई, लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको खाली अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस चाहिए, है ना, मोटिवेशन चाहिए ना, कुछ तो भी स्पार्क चाहिए आपको कि अरे ये करना है करके। सो दिस इज़ माई स्टोरी ऑफ बाइंग कावासाकी निंजा जेड एक्सटेंडर। ये बाइक मैंने इसलिए नहीं खरीदी भाई क्योंकि काफ़ी पावरफुल है, ट्रैक रेडी है, ऐसा है वैसा है। मेरे को खाली वो पोस्चर पसंद था, R15 पे जब आप बैठते हो इट्स लाइक अ ट्रैक राइडिंग पोस्चर, तो मेरे को पोस्चर पसंद था, एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए थी। अरे भाई ये कैमरा क्या हो रहा है भाई, कैसे कैसे क्या कर रहा है, हाँ मूड ख़राब मत कर तू, फ्लो मत तोड़, ठीक है। सो ये है मेरे जेड एक्सटेंडर खरीदने की पीछे की स्टोरी। तो सबसे पहले ये बाइक खरीदने से पहले इसके एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी को समझते हैं। ये बाइक के खरीदने के एक्सपेक्टेशन क्या रहते हैं और रियलिटी एक्चुअली क्या रहती है। तो एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि भाई ये बाइक में 200 हॉर्स पावर है, ठीक है, ये दिस इज एक्सपेक्टेशन, ये बाइक 300 भागती है, दिस मोटरसाइकिल इज केपेबल, बट इसको आप हर टाइम नहीं भगा सकते। अभी भी मैं कितना डिसिप्लिन तरीके से चल रहा हूँ, ऐसे गधे लोग आते हैं ना रॉन्ग साइड से, क्या करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ये बाइक ट्रैक केपेबल है लेकिन मैं इसको ट्रैक पे नहीं चलाता हूँ, बिकॉज माई रियलिटी इज़, क्योंकि ये बाइक मेरा सपना है इसलिए मैंने खरीदी है, ना कि ट्रैक राइडिंग के लिए खरीदी। तो इसलिए मैं इसको चलाता हूँ रोड पे, तो सपना है इसलिए खरीदी मैंने। उसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या रहते लोगों का कि रिस्पेक्ट मिलेगी भाई बाइक खरीदने के बाद, हेलो थैंक यू बाय बाय। तो उसके बाद क्या लगता है भाई कि एक्सपेक्टेशंस रहते लोगों के, है ना, कि बाइक खरीदने के बाद रिस्पेक्ट मिलेगी। और एक्चुअल रियलिटी क्या रहती है पता है, कि ये आपको इस बाइक की रिस्पेक्ट करनी होती है। एंड नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, बट दिस बाइक इज़ मोर कैपेबल देन S1000 RR, ठीक है। जब मैं ये बात बोलूँगा काफ़ी सारे लोग ऑफेंड होने वाले हैं, बट दिस बाइक स्पेसिफिकली हैज़ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। WSBK मालूम है ना, वर्ल्ड सुपर बाइक रेसिंग चैंपियनशिप, पता है ना क्या होता है, जाके सर्च कर लो इस बाइक की ट्रैक हिस्ट्री के बारे में। सबसे ज़्यादा विन्स वहाँ पे डुकाटी को मिले हैं, उसके बाद कावासाकी टॉप्स द सेकंड पोजीशन। BMW के भी नहीं है उतने, सुजुकी के लीटर बाइक्स के भी नहीं है, उसके बाद यामाहा के लीटर बाइक्स के नहीं है, उसके बाद होंडा के लीटर बाइक्स के उतने विन्स नहीं है भाई। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस मोटरसाइकिल्स। वो क्या है, फालतूगिरी क्या हो रही है अपनी इधर। लोगों ने ये बाइक मोस्ट अफोर्डेबल है इंडिया में, इसलिए इसको क्यूट गर्ल बना के वो फालतूगिरी फैला के रखी है। सो पीपल अंडर एस्टिमेट दिस बाइक, बट दिस बाइक इज़ वेरी वेरी कैपेबल, ठीक है। इसका जो ट्रैक वेरिएंट आता है RR करके, ZX10 RR, जो वर्ल्ड सुपर बाइक रेसिंग चैंपियनशिप में यूज़ होता है। सो इट्स अ हाईली कैपेबल मोटरसाइकिल। लेकिन क्या है अपने इधर इंडियन माइंडसेट टिपिकली कीमत देख के जज करते भाई, अरे भाई सबसे अफोर्डेबल लीटर बाइक है ना, इसका कुछ ये नहीं है, 1000 RR बेटर है। ऐसा नहीं होता है भाई, यू हैव टू सी द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स, है ना, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर मत जाओ भाई, ठीक है। कुछ भी बकते भाई पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए। ज़रा ऑनेस्ट लोगों की सुनते जाओ, एक्सपीरियंस लोगों से सुनते जाओ, है ना, जिन्होंने ZX10R चले उनको पता है दिस बाइक इज़ मोर डिफिकल्ट टू राइड देन S1000 RR। S1000 RR इज़ मच मोर ईजियर बिकॉज इट्स मच मोर निम्बल एंड मच मोर ईजी टू मनूवर। इसके लिए रियल स्किल्स लगते हैं। सो दिस बाइक इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू राइड कम्पेयर टू S1000 RR, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो एक्सपेक्टेशन रहते हैं भाई लोगों के, है ना, कि यह बाइक आपको रिस्पेक्ट देगी। ऐसा नहीं होता है भाई, ईगो बिल्ड करा देती है। जिन लोगों के अंदर ईगो होता है तो ये चीज़ें एम्पलीफाई कर देती है। जैसे लीटर बाइक्स आपकी गलतियाँ एम्पलीफाई करती है ना। तो मतलब कैसा है भाई, अगर आप गलतियाँ करोगे तो ये बाइक एम्पलीफाई करेगी। अगर आपके पास ईगो है तो ईगो और बढ़ाएगी। अगर आप हम्बल हो तो और हम्बल बनोगे। अगर आप डिसिप्लिन राइडर हो तो और डिसिप्लिन बनोगे, ठीक है। तो ये बाइक बस एम्पलीफाई करती है चीज़ों को। अगर आपका दिमाग घुटनों में है तो वो घुटनों से निकल के किसी और जगह पे घुसा देगी, ठीक है। तो ये है इस बाइक का पोटेंशियल, एम्पलीफाई कर देती है चीज़ों को। वही मैं एक पानी पी लेता हूँ फिलहाल, फिर बात करते हैं। क्या लगती है ना अपनी बाबू, मेला बाबू सबसे खूबसूरत। काला है लेकिन मेरा है, ये जान वाली है, ये अपना दिल बाबू का लिया है ना। हेलो, यस, हॅलो, मराठीच आहे मी.
हो प्रॉपर नाशिकचंच आहे. हो हो ऋषी 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 यस. तुम्ही कम्फर्टेबल आहे ना कॅमेरावर? हो यस थैंक यू. चलो नाइस मीटिंग यू. बाय बाय. तो एक्चुअली वो लोग काफ़ी टाइम से बाइक को देख रहे थे, तो मैंने सोचा यार कि चलो अभी रुके ही है साइड पे हाइड्रेट करने के लिए खुद को, क्योंकि ये बातें कर करके गला सूख जाता है. सो कांस्टेंट हाइड्रेशन इज़ मच मोर रिकमेंडेड. तो मैंने सोचा कि यार चलो रुके, वो भी काफ़ी टाइम से रुके थे, तो वही आए बातें करने के लिए. बाय बाय. तो वो लोग आए बातें करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो भाई देखो ये सीड्स होते हैं, जैसा हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना कि सपने कैसे तैयार होते हैं भाई आपके, दीज आर सीड्स. तो अगर कोई ऐसा जेन्यून दिखता है मेरे को, तो मैं ऑब्वियसली रुकता हूँ, बातें करता हूँ, अच्छा लगता है भाई. और मैंने पूछ भी लिया भाई इफ़ यू आर कंफर्टेबल ऑन द कैमरा, बिकॉज जस्ट लाइक मी अपने को फेस रिवील करना पसंद नहीं है. आई एम नॉट कंफर्टेबल. तो अगर उनको बोलते दे आर नॉट कंफर्टेबल, तो मैं वो फुटेज काट देता. बट एज रिस्पेक्ट लेने के लिए रिस्पेक्ट देनी पड़ती है. ओके सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देखो रास्ता कैसा है भाई, यही प्रैक्टिकल है ना, यही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी. एक्सपेक्टेशन क्या है भाई? कॉन्स्टेंट एड्रेनलिन है ना. ऑल यू नीड इज़ लाइक टू ओपन द थ्रॉटल और बाइक भागती है. लेकिन ये रोड वैसा नहीं है ना भाई, ये अभी अभी बना है, लेकिन यहाँ पे व्हीकल जा जाके इतना स्लिपरी हो गया है भाई कि आप बाइक को ढंग से चला भी नहीं सकते. सो एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि भाई ये बाइक चलाना मतलब कॉन्स्टेंट एड्रेनलिन है, लेकिन आप कैमरा ही देखो कितना हिल रहा है वो, है ना. समझ में आ रहा होगा आपको वाइब्रेशन से ही कि कितने घटिया क्वालिटी के रोड्स है अपने. सो ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का डिफरेंस है भाई. और इस रोड पे जैसा मैंने बोला, ये बाइक एम्पलीफाई करती है चीज़ों को. अगर वाइब्रेशन इतने हैं, हाई स्पीड में चलोगे, एक गलत बम्प, एक बम्प सफिशेंट है वो डेथ वॉबल्स और हैंडल बार वॉबल्स देने के लिए. एंड फिर गए, आपके पास स्किल्स नहीं होगी तो आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चाहिए इस बाइक को चलाने के लिए. तो गए, काम खत्म. एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का तो हो गया ना भाई. देखो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पब्लिक अटेंशन खींचती है. इट्स अ बाई प्रोडक्ट. ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में नॉर्मल डे इन माई लाइफ ऑन ZX10R में भी प्रैक्टिकली प्रूव किया है कि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अटेंशन खींचती है ना. इसलिए आपको अटेंशन को चेज नहीं करना होता है भाई, आपको नेचुरली मिलता है. इट्स अ बाई प्रोडक्ट, आपको इसको चेंज नहीं करना होता. लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ओनरशिप एक्सपीरियंस. ओनरशिप एक्सपीरियंस के लिए ये बाइक के लिए आपको क्या क्या रिकमेंडेड है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस बाइक डिमांड्स रिस्पेक्ट. ठीक है, ये समझना चाहिए. ओनरशिप करने के बाद मेरे को ये पता चला ये बाइक को रिस्पेक्ट मांगती भाई. अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो खरीदो ही मत. ठीक है, लेकिन हमारे इधर उल्टा होता है ना. हमारे इधर सब अजीब है भाई, सब माइंड सेट ही अलग है लोगों के. बट ठीक है, अगर आपका माइंड सेट और मेरा माइंड सेट मैच होता है तो आपको पता है क्या करना है, राइट. यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ओनरशिप एक्सपीरियंस, लाइक 5 years of almost 5 years of ownership experience of this bike, वो ये है कि भाई इस बाइक को चलाने के लिए ना हॉर्स पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं, है ना. स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन पावर. राइट नाउ आई हैव ऑल द पावर आई नीड. मेरे थ्रॉटल के ऊपर एक्सेस है भाई मेरा. एक फुल थ्रॉटल ऐसा घुमाऊंगा तो बाइक भागने लग जाती है. सो आई हैव ऑल द पावर दैट आई नीड. व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज स्किल्स, है ना. इस बाइक को चलाने के लिए असली स्किल्स लगते हैं. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ZX10R के क्रैशेस क्यों होते हैं? बिकॉज दिस बाइक इज़ रियली डिफिकल्ट टू राइड. ईजी नहीं है इस बाइक को चलाना. इस बाइक को चलाने के लिए खुद को केपेबल करना पड़ता है भाई. इसलिए मैंने इस बाइक को जल्दी बेचा नहीं है. मेरे को अपग्रेड करने के लिए लोग बोलते हैं 1000 RR ले लो, मच बेटर है. मेरे को भी मालूम है भाई, बट नहीं, अपने को केपेबल बनना पड़ता है भाई मशीन के लिए, है ना. मशीन ऑलरेडी केपेबल है, आप हो गया. दैट्स द रियल क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनरशिप एक्सपीरियंस इज दिस बाइक डिमांड स्किल्स, नॉट पावर. पावर है आपके पास, स्किल्स है क्या वो देखो. देन सेकंड इज बाय बाय. देन सेकंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन पावर इज कंट्रोल. पावर है इस बाइक में, आपका कंट्रोल है क्या, है ना. जिनके खुद के दिमाग कंट्रोल में नहीं है, 1-2 घंटे रील स्वाइप करते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, उनका खुद का दिमाग खुद के कंट्रोल में नहीं है. इस पावरफुल मशीन को कैसे कंट्रोल कर पाओगे भाई, राइट. सो मोर इंपॉर्टेंट देन पावर इज कंट्रोल, है ना, सेल्फ कंट्रोल. ये बाइक के ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो ये पहली और आखिरी बाइक होगी आपकी. तो शायद से ये ड्रीम बाइक आपकी डेथ मशीन बन सकती है. ठीक है, सो नो दैट पावर इज देयर, बट डू यू हैव कंट्रोल ऑन दैट पावर, राइट. अभी भी मैं एक हाथ से ही चला रहा हूँ. इट्स बिकॉज आई हैव कंट्रोल, अटमोस्ट कंट्रोल ऑन दिस बाइक. जो भी मेरे को इस चैनल पे देख रहे हैं लंबे समय से, दे नो द अमाउंट ऑफ कंट्रोल आई हैव ऑन दिस बाइक, राइट. उन्होंने देखा है मेरे को फास्ट चलाते हुए भी देखा है, स्लो चलाते हुए भी देखा है, लीन करते हुए भी देखा है, कॉर्नरिंग करते हुए भी देखा है ना. सो इट्स ऑल अबाउट स्किल्स एंड कंट्रोल. ठीक है, सो ये ओनरशिप एक्सपीरियंस में आपको सीखने को मिलता है.
जो लोग हर महीने बाइक बदलते हैं ना व्यूज़ के लिए, वैलिडेशन के लिए, है ना, वायरल जाने के लिए, वो ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे. रिमेंबर दोज आर नॉट रियली द पीपल यू शुड लुक अप टू इफ़ योर गोल इज़ टू ओन बाइक्स इन लॉन्ग टर्म. बिकॉज ये लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू है, इसलिए मेरा काम है आपको सही तरीके से गाइड करना, सही तरीके से समझाना कि भाई देखो ओनरशिप में क्या क्या होता है. बस बाइक लेना नहीं होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दिस बाइक विल टीच यू. सो ये बाइक ने मेरे को ये चीज़ काफ़ी सिखाई है भाई कि पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर कंट्रोल, है ना, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये सीखना इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट इज ईगो कंट्रोल. मेनी पीपल आई हैव सीन राइडिंग दिस बाइक आर ईगोटिस्टिक. काफ़ी ज़्यादा ईगो है, कंट्रोल ही नहीं है. आपको जब लोग ऐसे कम्यूटर बाइक पे प्रोवोक करते हैं, स्प्लेंडर वगैरह का मेरे को बहुत मिलते हैं भाई, बहुत प्रोवोक करते हैं कि भाई हमारी बाइक बेटर है. मैं बोलता हूँ भाई बेटर है, आपसे बेटर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए स्प्लेंडर चला रहे हो. ठीक है, तो मतलब सीरियसली फैक्ट्स है ना. क्यों आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं भाई. बी काम. दिस इज़ व्हाट दिस बाइक विल टीच यू. दिस बाइक विल टीच यू टू बी काम. You don't have to be afraid of the loudest bike or the loudest rider in the group. You have to be afraid of that guy who is more calm, है ना, जो शांत दिमाग से गाड़ी चलाता है ना, उससे ज़्यादा खतरा है आपको. संभल के रहना पड़ता है भाई. वो मैंने बहुत से लोग देखा है भाई, स्किल्स फ्लेक्स करने के लिए जाते हैं, गिर विर जाते हैं भाई, इंजर कर लेते खुद को. ठीक है, मर जाते, बहुत से लोग मर भी गए इस पर. सो दिस इज़ द रियलिटी. दिस बाइक विल टीच यू ईगो कंट्रोल. द एंटायर थ्रॉटल इज़ इन योर कंट्रोल. इस पर 300 नहीं भगा सकता मैं, 200 नहीं जा सकता. राइट, प्रैक्टिकल राइडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी मच नीडेड. सो ये एक सीखने जैसा है ओनरशिप एक्सपीरियंस में. इसलिए आपको बाइक्स लॉन्ग टर्म में ओन करनी चाहिए भाई, क्योंकि बाइक खाली ये शो ऑफ नहीं है ना भाई. आप शो ऑफ के लिए ले रहे हो तो वो आपका डिसीजन है, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आपका पैसा, आपकी मर्जी, जो चाहे करो, कोई दिक्कत नहीं है. सो बीइंग एन मोटो व्लॉगर, अ जेन्युइन एंड ऑनेस्ट मोटो व्लॉगर, मेरा काम है आपको सही चीज़ें बताना, सही तरीके से गाइड करना. बाकी करना है नहीं करना है वो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, ना ही मेरा कोई फ़ायदा है. ठीक है, मैं बस जो चीज़ें सही है बतानी चाहिए वो बता रहा हूँ आपको. देखो अभी मैं पैनिक भी नहीं हो रहा हूँ, एक हाथ से ही गाड़ी चला रहा हूँ. सो दिस इज़ व्हाट आई मीन अबाउट कंट्रोल ऑन द मोटरसाइकिल. 200+ हॉर्स पावर्स बीइंग कंट्रोल बाय अ सिंगल हैंड. दिस इज़ व्हाट कंट्रोल मीन्स, है ना. अगर आप गुड ऑब्जर्वर हो, ये मेरा कंटेंट समझना है तो आपको ओपन माइंड के साथ देखना पड़ता है भाई. ऐसे बंद दिमाग के साथ देखोगे ना तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाओगे, है ना. बहुत सारी चीज़ें होती है मेरा कंटेंट देखने के बाद, बहुत से लोगों से हजम नहीं होती मेरी बातें. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द माइंड सेट दैट यू हैव. अगर आप ओपन माइंड के साथ देख रहे होगे तो आप चीज़ें समझ जाओगे. आपके आगे आपको दिखा भी दूंगा बाइक की पावर असली क्या है. सो ये हो गया भाई. सो ये है भाई, ये ओनरशिप में ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है. जब आप ज़्यादा समय इस बाइक के साथ स्पेंड करते हो तब आपको पता चलता है कि भाई ये बाइक में असली में क्या चीज़ है और आपको इसकी क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए. राइट. सो दिस इज़ अबाउट माई पर्सनल ओनरशिप एक्सपीरियंस कि बाइक मेरे को कैसे चेंज कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. कैसे मैं खुद के ऊपर और कंट्रोल बनाने लग गया हूँ, है ना, सेल्फ मास्टरी की तरफ बढ़ रहा हूँ. बाइक के ऊपर और कंट्रोल कैसे बनाए रखूँ, और ठंडे दिमाग से बाइक कैसे चलाऊँ, खुद का ईगो कंट्रोल में कैसे रखूँ. सारी चीज़ें सीखने को मिलती है भाई जब आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को ओन करते हो और देखते हो लोगों को. सो नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे होगे, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस बाइक. एज मैंने बोला कि भाई मैं ऑनेस्टली चीज़ें बताता हूँ बाय बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ऑनेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेरी रियल, रॉ एंड रियल. तो जो चीज़ें मेरे को इस बाइक की पसंद आती है, नंबर 1 इज़ द हाई स्पीड स्टेबिलिटी. दिस बाइक इज़ हाईली स्टेबल. से लोग जो बोलते हैं ना डेथ वॉबल्स वगैरह आते हैं, वो भी बता देता हूँ मैं क्यों आते हैं. आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा वो चीज़ क्यों होती है. सी दिस इज़ अ ट्रैक केपेबल मोटरसाइकिल, बराबर है ना. ये ट्रैक पे चलने के लिए बनी है और ट्रैक आपने देखा है भाई एकदम प्रॉपर तरीके से बनाए जाते हैं. ऐसे बाउंसी नहीं रहता ट्रैक, है ना. ऐसे बाउंसी रोड पर आप 200 से भी नहीं चल सकते भाई, फट के हाथ में आ जाएगी, ये फटी जाएगी डायरेक्टली, मुझे बता नहीं सकते. तो ट्रैक आपने अगर देखा होगा, इसलिए मैं भगाता नहीं हूँ भाई. देखो इस रोड पे मैं बाइक भगा नहीं रहा हूँ, बिकॉज मेरे को मालूम है रोड कैसा है ना, उतना अवेयरनेस है भाई. सो दिस इज़ अ ट्रैक केपेबल मोटरसाइकिल. और ट्रैक्स काफ़ी ज़्यादा नीट होते हैं, प्रॉपर बैंकिंग होती है लीन के लिए, है ना. सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ग्रेवल्स वगैरह नहीं होते हैं, है ना. सो एकदम प्रॉपर होते हैं भाई ट्रैक्स, रेस ट्रैक्स. तो वहाँ पे ये बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है. इसकी चेसिस स्टेबिलिटी तो टॉप नॉच है, इसीलिए इसने वर्ल्ड सुपर बाइक रेसिंग चैंपियनशिप में इतने ज़्यादा बार जीता है भाई. जॉनथन रीज और राइडर है, उन्होंने तो 6 साल कंसेक्यूटिवली इस बाइक को जिताया
रिसेंटली, है ना, 2020 तक आई गेस, लेकिन 6 टाइम्स ही इज अ कंसेक्यूटिव चैंपियन इन वर्ल्ड सुपर बाइक रेसिंग चैंपियनशिप ऑन ZX10 RR, जो इसका रेस वेरिएंट है। तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और जो डेथ वॉबल्स आप देखते हो ZX10R पे काफ़ी ज़्यादा जो इशू आता है, रोड कंडीशन में छोटा सा भी बम्प आ जाता है ना, इमेजिन दिस बाइक इज सो पावरफुल कि आप जब भी इसका थ्रॉटल पूरा खोलते हो ना, इसका फ्रंट एंड थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है हवा में, ठीक है, और जब वो रोड के साथ कॉन्टैक्ट छोड़ता है, एंड इफ इन केस रोड पे बम्प रहा और वो रोड के साथ प्रॉपरली कॉन्टैक्ट में नहीं आया, तब वो वॉबल्स आते हैं आपको, और आपको पता भी होना चाहिए कि उसके साथ डील कैसे करते हैं। इसलिए मैंने बोला ना, दिस बाइक विल टीच यू मोर थिंग्स अबाउट स्किल्स। मैंने इतने सारे वॉबल्स फेस किए भाई इस बाइक पे बिकॉज ऑफ आवर रोड कंडीशंस। डेथ वॉबल्स को हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, सारी चीज़ों के लिए स्किल्स लगते हैं भाई। तो आपका राइडिंग पोजीशन कैसा है, आप रिलैक्स्ड बैठे हो या फिर काफ़ी टाइट पकड़ के बैठे हो, है ना, सारी चीज़ें मैटर करती है यहाँ पे। एक एक छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है बाइक को चलाने के लिए। सो ये हो गया हाई स्पीड स्टेबिलिटी के बारे में। देन ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस बाइक इज सुपीरियर, आई मीन वेरी वेरी गुड कंसिडरिंग द प्राइस यू आर गेटिंग, बिकॉज इसको ब्रेम्बो की ब्रेकिंग आती है। सो जिस प्राइस में आपको ये बाइक मिल रहे हैं, इसके प्राइस कंपैरिजन में इसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है। बट जो भी लोगों को इश्यूज आते हैं ब्रेक फेडिंग के या फिर ब्रेक फेलियर्स के, दैट हैपन्स बिकॉज पीपल डोंट यूज जेन्यून पार्ट्स, टू बी वेरी फ्रैंक। बिकॉज मैंने बोला ना, ये बाइक का जो हम मेंटेनेंस आगे डिस्कस करेंगे, इट्स ऑन एक्सपेंसिव साइड। इसके ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स 25,000 के आते हैं, ठीक है, विच आर मेंट फॉर स्ट्रीट राइडिंग, और ट्रैक पे भी आप चला सकते हो, बट ट्रैक पे चलाने के लिए आपको अलग ब्रेक पैड्स आते हैं ना। जो गैल्फर वगैरह जो ब्रांड है, वो ट्रैक बाइक्स के लिए ब्रेक पैड वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए कंपाउंड अलग होता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव जाते हैं वो ब्रेक पैड्स। लेकिन स्ट्रीट राइडिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो EBC, जो वो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्रेम्बो ट्राई किया है, अब EBC मेरे को टेस्ट करना था, तो मैं EBC यूज़ कर रहा हूँ। तो ये रोड राइडिंग के लिए, स्ट्रीट राइडिंग के लिए EBC इट्स अ गुड चॉइस। बट लोग क्या करते हैं, इसमें भी चीप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, ठीक है, और फिर इसको 200 भगाएंगे, 300, कैसे चलेगा भाई, कैसे ब्रेक लगेगा। ये तो वही बात हुई कि टकला जो टायर है, जो पूरा वेयर हो जाता है, जिसमें से आपको स्टील थ्रेडिंग दिखती है, लोग उसके बाद भी बाइक को भगाते हैं। आपको नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस, आपको नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, राइट। टू बी एबल टू राइड दिस बाइक यू नीड टू यूज जेन्यून पार्ट्स। लोग मार्केट से सस्ती चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं और पछताते हैं, फिर बोलते हैं कि इसका ब्रेकिंग बकवास है, इसका ये है वो है, तो ऐसी बकबक करते रहते। फिर मैंने खुद इस बाइक को चला है, मेरे को 2-3 बार एक्सपीरियंस भी आया है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज कॉल्स भी हुए हैं कि कैसे हाई स्पीड में ब्रेकिंग पूरी चेंज हो जाती है। लोगों का ऐसा लगता है कि भाई 100 के स्पीड में जैसी ब्रेकिंग करनी होती है वैसे ही 200 के स्पीड में करनी होती है। ऐसा नहीं होता है भाई, आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है। प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है, कॉर्नर्स में एंटर कर रहे हैं तो ट्रेल ब्रेकिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें है ना। ऐसे गधे घुसते हैं अपने इधर बीच में, रास्ते के बीच में से, देखो सामने से डायरेक्टली फास्ट लेन में उतरते। तो ये होता है भाई, आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी देखो ये सरफेस अच्छा है भगाने के लिए, इट्स इन द स्पोर्ट्स मोड। अगेन डू नॉट रिपीट दिस। ऑल्दो दिस कैमरा माउंट विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस, क्योंकि ये चिन माउंटेड कैमरा है, मेरी आंखें ऊपर है। सो मैं कहाँ पे देखता हूँ, जहाँ पे मेरा एग्जिट है, ठीक है, जितना दूर हो सके, बिकॉज व्हेन यू आर राइडिंग इन स्पीड मोस्ट पीपल आर लुकिंग डाउन। लोग एक्चुअली क्या करते हैं, टारगेट फिक्सेशन करने की वजह से क्रैश कर जाते हैं। वो एक जगह पे अपना विजन लॉक करते हैं। जब आप इन बाइक्स को राइड करते हो, आपका विजन लॉक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। एक प्रॉब्लम क्या होता है, लोग डायरेक्टली 1000 cc पे अपग्रेड करते हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होते और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिफ्लेक्सेस अडैप्ट नहीं होते हैं। बट बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही नई बाइक खरीद ली उसको भगाना चालू कर देते हैं। स्लोली स्किल्स को बिल्ड करना पड़ता है, स्लोली आपको बाइक को समझना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, जब मैंने बाइक को इंस्टेंटली लॉन्च की पहले पैच में, थोड़ा सा वॉबल थोड़ा आया था, राइट, बिकॉज फ्रंट एंड लिफ्ट हो रहा है, वापस रोड पे टच हो रहा है, तो फिर भी मैं पैनिक नहीं हुआ। देखो, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा द वे आई राइड दिस मोटरसाइकिल। देखा आपने, ये होता है बाइक के ऊपर कंट्रोल, हाई स्पीड राइडिंग, दैट टू बीइंग वेरी सेफ। मैंने बाइक को इतना नहीं लीन किया कि मैं नी ड्रैग कर रहा हूँ। मेरा गोल यहाँ पे नी ड्रैगिंग का नहीं है, बल्कि कॉर्नर को फास्ट तरीके से लेना है। बहुत से लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन है, उनका मैक्सिमम फोकस वो सोशल मीडिया पे रील डालने के लिए, देखो घुटना नीचे लगा दिया मैंने रोड पे, क्या करोगे वो घुटना लगा के? कॉर्नर में स्पीड तो आपका वैसे भी कम है, क्या करोगे वो घुटना नीचे ड्रैग करके, है ना। कॉर्नरिंग में स्पीड मैटर करता है भाई, ठीक है, सिर्फ घुटने ड्रैग करना नहीं। आपने काफ़ी सारे MotoGP राइडर्स को देखा होगा,
अनलेस वो काफ़ी शार्प टर्न है, राइट, लाइक अ हेयर पिन, वो जल्दी नी ड्रैगिंग वगैरह करते नहीं है. फॉर देम स्पीड इज़ मोर इंपॉर्टेंट, कंट्रोल इज़ मोर इंपॉर्टेंट. आप जितना ज़्यादा लीन करोगे उतना ज़्यादा बाइक से गिरने का रिस्क रहता है भाई. लेकिन ये इन्फ्लुएंसर लोगों को क्या पता भाई, बकवास की बातें करते रहते हैं कुछ, राइट. सो कॉर्नरिंग इज़ अबाउट स्पीड, है ना, स्पीड, चेसिस स्टेबिलिटी. ये बाइक को मैं इतना पुश करता हूँ बिकॉज इसकी चेसिस स्टेबल है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा. सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक मोस्ट, प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए कि भाई देखो कितनी स्टेबल है बाइक, लोगों को चलानी नहीं आती, ये फ़र्क, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस बाइक. दैट्स व्हाई आई हैवंट सोल्ड दिस बाइक येट, है ना. 5 सालों से अपना ड्रीम जी रहा हूँ भाई, अभी तक नहीं बेचा इसको, और मेंटेन कर रहा हूँ एकदम टॉप नॉच कंडीशन में. इसलिए मैं वो कॉन्फिडेंस आता है, मेरे को मालूम है मैं कौन से ब्रेक पैड्स यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है मेरे टायर्स का वेयर कैसा है, कंडीशन कैसी है टायर्स की, कितना पुश कर सकता हूँ, राइट. सो जैसे ये रोड 6 है मिचलिन का पीछे, तो मैं ज़्यादा लीन नहीं कर रहा हूँ भाई, बिकॉज इट्स मेंट फॉर स्ट्रीट राइडिंग नॉट ट्रैक राइडिंग, ठीक है. तो मैं ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा लीन नहीं कर रहा हूँ. द नेक्स्ट व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ द वे इट लुक्स. इट्स वेरी अग्रेसिव. ये बाइक दिखने के लिए बहुत अच्छी है सच में, मतलब दिल आ जाता है इस पर. नई ZX10R भी लॉन्च हुई है, मेरे को पर्सनली इतना पसंद नहीं आया है, बट अगेन दिस बाइक्स आर मोर अबाउट इंजन, गियरबॉक्स एंड परफॉर्मेंस. लुक्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन अगर आप हाईवे राइडिंग कर रहे हो, सिटी में राइडिंग कर रहे हो, तो लुक में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखती है इन माई ओपिनियन. दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बाइक. द नेक्स्ट इज हैंडलिंग. दिस बाइक हैंडल्स रियली रियली वेल इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू नो हाउ टू राइड मोटरसाइकिल प्रॉपरली, तभी आप बता सकते हो कि ये बाइक का हैंडलिंग कैसा है. ये एक प्लस पॉइंट है इसका. तो ये सारी इसकी अच्छी चीज़ें भाई ये बाइक के बारे में जो मेरे को पसंद आती है. मैंने बाइक खरीदने के बाद रिसर्च किया कि अरे हाँ भाई ये सेकंड टॉप करती है वर्ल्ड सुपर बाइक रेसिंग चैंपियनशिप में. उससे पहले मेरे को पता भी नहीं था, ठीक है, बिकॉज इट वॉज जस्ट ड्रीम. लेकिन तब पता चला कि ये बाइक ने इतने ट्रॉफीज़ कैसे जीती है वर्ल्ड सुपर बाइक रेसिंग चैंपियनशिप में. सो दिस इज़ मोस्ट अंडररेटेड एंड ओवरलुक्ड बाइक इन इंडियन मार्केट. इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ पे क्या है भाई, 20 लाख में मिलती है, EMI ले लो, लोन ले लो, गैंग 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 करते बैठो, है ना, व्यूज़ ले लो, पैसा ले लो, EMI भरते बैठो, 200-300 का पेट्रोल डालो, 1-2 राउंड मारो, खत्म बात, है ना. विदाउट हेलमेट, विदाउट राइडिंग गियर्स, विदाउट प्रिपरेशन, कुछ भी करो. एनीवेज आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, बट दिस इज जस्ट द रियलिटी. हजम नहीं हो रही तो वो आपकी गलती, मेरी नहीं है भाई. सो द नेक्स्ट इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक. और अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि मेरे को क्या पसंद नहीं है भाई. देखो जैसे ये बाइक है ना, जर्क्स बहुत देती, थोड़ी सी जर्की लगती है, मतलब जो लोअर RPM है ना, ये देखो, ये ऐसे देख रहे हो, थोड़ा भी अगर आप कितना भी थ्रोटल स्मूथ एकदम ओपन करने का ट्राई करो, आपको झटका लगता है. सो इट्स लाइक ए जर्की, लिटिल जर्की लगती है. सो ये मेरे को एक चीज़ इस बाइक के बारे में पसंद नहीं आती. अभी देखना पड़ेगा कि ये इसका रियल इशू क्या है, क्यों होता है. क्योंकि मैंने प्रोबेबली मैप गलत यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने डिकेट की है, फैक्ट्री का ही मैप है, स्टॉक मैप है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. तो एक बार वापस मेरे को पूरी बाइक स्टॉक करनी पड़ेगी, उसके बाद ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ये जर्क्स क्यों लगते हैं ऐसे, ठीक है. तो थोड़ा सा ऐसा कभी कभी लगता है आपको, लो स्पीड्स में ऐसा झटके मार रही है बाइक करके, है ना, ऐसा स्ट्रगल कर रही है चलने के लिए, सांस लेने के लिए. बिकॉज अगेन दिस बाइक्स आर मेंट फॉर हाई परफॉर्मेंस. इनको उतना एयर फ्लो चाहिए, उतना प्रॉपर ये चाहिए, है ना, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, फ्यूल को उतना प्रॉपरली बर्न करने के लिए, है ना, प्रॉपर पावर जनरेट करने के लिए. सो ये जो जर्कीनेस है बाइक का, वो मेरे को थोड़ा सा पसंद नहीं आता है. देन अनदर थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ दिस इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर. ऑल्दो ये ट्रैक राइडिंग के लिए सेंसिबल है, बट अगर आप रोड पे चला रहे हो इसको, देन दिस इज़ समथिंग आई थिंक वन शुड गो फॉर अ मैनुअल डैम्पर, है ना, ताकि आप उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हो आप रोड कंडीशन के हिसाब से कि कितना है. बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक ECU से सब डेटा कैलकुलेट करते हैं, इसलिए बहुत से टाइम डेथ वॉबल्स भी आते हैं या फिर स्पीड वॉबल्स भी आते हैं, जो बहुत से लोगों को मैनेज करने का स्किल ही नहीं होता है उनके पास, इसलिए फिर वो गिरते बाइक से. सो दिस इज़ समथिंग आई डोंट लाइक. ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे को इस बाइक के बारे में पसंद नहीं आती, बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड बीइंग वेरी फ्रैंक. देन अनदर थिंग इज़ द राइडिंग पोस्चर. ठीक है, दिस बाइक इज़ हाईली रेस्ट्रिक्टेड, हाईली मतलब हाईली रेस्ट्रिक्टेड. देर इज़ नो चांस फॉर मूवमेंट. बस आप आगे पीछे हो सकते हो भाई, ठीक है, ये बस इतना ही है. देर इज़ नो चांस फॉर लेग मूवमेंट, है ना, कि आप ऐसे रिलैक्स बैठे हो, तो नहीं. ये पोस्चर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए चलाने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. इसलिए आपको उतना एंड्योरेंस बिल्ड करना पड़ता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको फिजिकली फिट रहना पड़ता है. मैंने बहुत लोग देखे भाई, एक हायाबुसा के ऊपर दूसरा हायाबुसा बैठा रहता है ना, और फिर बोलते कि यार बाइक बहुत एग्रेसिव है. ऐसा नहीं है भाई, आपको बाइक के लिए कैपेबल बनना है भाई. इसको स्लिम फिजिक्स चाहिए. आप MotoGP राइडर्स देखो, एक का भी पेट निकला हुआ है क्या बाहर? ऐसा नहीं है भाई. खाली स्टिकर लगा के घूमने से आप मार्क मार्केज या फिर वैलेंटिनो रॉसी जैसे नहीं राइड करने लग जाओगे. फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, एंड्योरेंस इंपॉर्टेंट है, राइट, स्किल्स इंपॉर्टेंट है. खाली स्टिकर लगाते बैठते बाइक के ऊपर, और खाली सीधा लाइन में भगाने आता है लोगों को. जब घाट सेक्शन चालू हो जाते हैं, कॉर्नरिंग चालू हो जाती है, तो फटके हाथ में आ जाती है इन लोगों की. सो अगेन
मैं थोड़ा सा हार्श टोन में बात कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी। आई हैव वॉच मेनी पीपल। बाइक्स किस लिए है, किस लिए ली है, वो लेके क्या कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू डैमेज द रेपुटेशन। बिकॉज ये कंटेंट मोस्टली यंग लोग बहुत देखते हैं, है ना। ये जो बाइकिंग कंटेंट है मोस्टली यंग ऑडियंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, 25 साल की उम्र से पहले के लोग। और 25 साल वाले बाद के लोग ऐसा कंटेंट नहीं देखेंगे वो पब्लिक रिएक्शन वगैरह वाला, बिकॉज वो मैच्योर बनते जाते हैं, उनको पता है वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल है, कोई मैटर नहीं करता है। तो फिर उनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रहता है कि वैल्यू बेस्ड कंटेंट की, कौन हमें सही तरीके से बाइक चलाना सिखाए, क्या करे, कैसे करे, राइट। तो उनका फोकस वहाँ पे ज़्यादा रहता है। देन नेक्स्ट थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ रिलायबिलिटी। आप बोलोगे कि भाई जापानीज़ है, ठीक, जापानीज़ ब्रांड है, रिलायबल तो होना ही चाहिए ना। बट लेट मी टेल यू द ग्राउंड रियलिटी। इस बाइक को जब मैंने ली थी 2021 में, तब इसको 2 साल की वारंटी और 30,000 किलोमीटर, ठीक है, इतने तक का ये था। उसको वारंटी में आपको जो भी मैकेनिकल डिफेक्ट्स है वो आपको सॉर्ट करके मिलेंगे या फिर सॉल्व करके मिलेंगे। नाउ दिस बाइक हैज़ क्लॉक्ड ऑलमोस्ट 25,000 समथिंग। सो अब तक मैं ये बाइक 25,263 किलोमीटर्स तक चला चुका हूँ, ठीक है। सो ये बाइक मेरे को रिलायबल मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज कंपनी ने 2 साल की वारंटी दी थी और 30,000 किलोमीटर्स, ओके, तो 30,000 पूरे हुए भी नहीं है। एंड इसका गियर सेंसर जो है, गियर पोजीशनिंग सेंसर का जो इशू है, तो वो इसका पहला एक गियर पोजीशन सेंसर ख़राब हो गया था, तो मैंने वो सेंसर डाल दिया। 10,000 का कुछ तो भी सेंसर आता है, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ें 30,000 से पहले तो होनी नहीं चाहिए ना। और देन नेक्स्ट इज़ द स्टार्टर मोटर। इसकी स्टार्टर मोटर ने 20-22 हज़ार किलोमीटर में ही गिव अप कर दिया भाई, वो मोटर स्लिप होने लगी थी। तो इसलिए मैंने इसकी स्टार्टर मोटर भी डाली है, विच विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 10,000 to 40,000 डिपेंडिंग ऑन कहाँ से आप खरीद रहे हो। इंडिया में खरीदोगे तो 40-50 हज़ार की मोटर जाती है आपको, बाहर से मंगाओगे तो आपको सस्ती में गिरेगी, बिकॉज यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा है। इसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी आते हैं आफ्टर मार्केट में, तो आफ्टर मार्केट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन से आप डाल सकते हो अगर आपको डालनी रहेगी, इशू आएगा तो, ठीक है। तो मैंने तो डाल दिया है। ये तो हो गया रिलायबिलिटी के बारे में। वैसे मेरे को बाकी चीज़ों के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। इंजन इज टॉप नॉच, ठीक है, इंजन की तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है आज तक, गियर बॉक्स की कोई कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होते हैं इसके, कभी कभी, आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 में से एक बार या फिर 10,000 में से एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स कभी कभी फेल होते हैं। एंड फेलिंग इन द सेंस कैसा, एक बार मेरा थ्रॉटल अटक गया था, सो मैंने ऐसा ओपन करके रखा था तो थ्रॉटल अटक गया था एक बार। सो वो इशू मेरे को आया है, एक ही बार हुआ है, ज़्यादा बार नहीं हुआ है अभी तक। देन नेक्स्ट इज़ बैटरी। बैटरी बहुत जल्दी जाती है इन बाइक्स की, है ना। इसलिए आपको 4 दिन से ज़्यादा अगर आप इस बाइक को राइड नहीं करने वाले होगे तो बैटरी निकाल के रखनी पड़ती है आपको। तो ये एक इशू है इसका, बैटरी का। बैटरी बहुत जल्दी जाती है, मैंने ऑलरेडी एक बैटरी बदल डाली इसकी। सो ये जो सारी चीज़ें हैं मेरे को इस बाइक के बारे में ऑनेस्टली पसंद नहीं आई है। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है। दिस बाइक इज़ वर्थ एवरी पेनी अगेन, वंस अगेन, फॉर मी तो भी एटलीस्ट। तो अभी ये तो पता चल गया मेरे को बाइक के बारे में क्या पसंद आया है, क्या नहीं पसंद आया है, ओनरशिप का जो एक्सपीरियंस है मेरा कैसा रहा है। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बड़ा वीडियो बना के रखा है इस चैनल पे, जिनको भी देखना रहेगा वो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। जो चीज़ मेरे को, एक और चीज़ जो है मेंटेनेंस में मेरे को जो पसंद नहीं आती है, दैट इज़ ये बाइक को ना साल में 2 बार सर्विसिंग लगती है। आई ऑल्सो ओन GS 1250 जिसको साल में 1 ही बार सर्विस लगती है और उसका सर्विस इंटरवल 10,000 किलोमीटर है, ठीक है ना। ऑल्दो दैट्स अ ड्यूअल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, टूरिंग उसका पर्पज़ है, ऑफ रोडिंग पर्पज़ है, तो उसका सर्विस इंटरवल आई कैन अंडरस्टैंड 10,000 है। इसका 6,000 है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट साल में 2 बार आपको लेके जानी पड़ती है। सो एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू सर्विस दिस बाइक। एटलीस्ट ऑयल चेंज करो, बेसिक जो सर्विसिंग है, तो मतलब आपको साल में 2 बार करनी पड़ेगी। एक सर्विस आपको प्राइस करेंगे अराउंड, बेसिक सर्विस 10 to 15,000 रुपीज़, ओके। बेसिक सर्विस, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर अगर रहा तो मैंने तो BM से डाला है, तो एयर फिल्टर अगर एयर फिल्टर रहा तो ये बेसिक सर्विस है। बाकी चेन ल्यूबिंग, क्लीनिंग, ब्रेक पैड्स क्लीनिंग वगैरह बेसिक सर्विस आपको 10 से 15,000 के बीच में एक सर्विस कॉस्ट करती है। सो एवरेज ईयरली सर्विस कॉस्ट आपका 30,000 जाता है। अगर आप S1000 RR भी लेते हो, उसका शायद से साल में 1 ही बार का सर्विस है, ठीक है, तो उससे कम ही गिरेगा आपको। नेक्स्ट इज़ पार्ट्स, काफ़ी एक्सपेंसिव है इसके, ठीक है, मतलब आपके बजट के हिसाब से। मैंने जैसा बोला भाई, जब तक 2 टाइम की रकम मेरे पास नहीं आ जाती मैं बाइक खरीदता नहीं हूँ। तो इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके पार्ट्स डालना, बिकॉज अगेन 40,000 की मोटर गई तो फिर डाल दिया, टायर्स गए भाई 40-40 हज़ार के डाल दिए, ब्रेक पैड्स गए 25,000 के डाल दिए, कुछ लगता नहीं है आपके पास जब दुगना पैसा होता है। तो बाइक मेंटेनेंस लुक्स लाइक पीनट्स, बट अगेन जो लोग EMI पे लेते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा बर्डन हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड बाइंग सच काइंड ऑफ बाइक्स ऑन EMI। तो सर्विस एक्सपीरियंस मतलब साल में 2 बार सर्विस है, एवरी 6,000 किलोमीटर्स और 6 मंथ्स, विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है। तो मैंने हर 6 महीने में सर्विस कराई है। अभी रिसेंटली मैंने बारिश में अभी 4 महीने से बाइक बंद रखी थी, तो मैंने अभी डायरेक्टली 1 साल बाद ही ऑयल चेंज किया, क्योंकि मैंने बाइक खाली 2-3 हज़ार किलोमीटर ही चलाई थी। अभी रिसेंटली मैंने सर्विस करा के लाई है बाइक, और उसमें अभी पेट्रोनास का जो अल्ट्रा प्रीमियम ऑयल आता है वो भी डाल दिया है।
जिसकी लाइफ खाली 4000 है, क्योंकि मैं 4000 किलोमीटर चलाता भी नहीं हूँ। सर्विसिंग कुड बी ऑन एक्सपेंसिव साइड, बेसिक सर्विस सस्ती है, इतनी भी महंगी नहीं है, बट पार्ट्स चेंजिंग आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेक पैड्स चले जाएंगे तो ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स आपको कॉस्ट करते हैं अराउंड 25,000, क्योंकि आपको पेयर में लेने पड़ते हैं। इसको फ्रंट में 2 ये है कैलिपर्स और 2 डिस्क है, तो आपको इस साइड में 2 पैड्स, इस साइड में 2 पैड्स, ऐसे 4 पैड्स लगते हैं टोटल। सो दैट विल टोटली कॉस्ट यू अराउंड 25,000। उसकी लाइफ भी डिपेंड करता है आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है। अभी यह बाइक 25,000 से ज़्यादा चल चुकी है, तो मेरा स्टॉक सेट मेरे को लास्ट किया था अराउंड 12,000 किलोमीटर्स। देन सेकंड सेट लास्टेड मी अराउंड अनदर 12,000 किलोमीटर्स, क्योंकि मैंने वो ब्रेम्बो का ही डाला था। अभी मैं EBC ट्राई कर रहा हूँ, इसका यूज़ होगा जब ख़त्म होने आएगी तब बताऊँगा आपको कितना चला है EBC। सो EBC कैन कॉस्ट यू अराउंड 15,000 आई गेस, 10-15,000 के अराउंड आपको गिरेगा EBC। ये हो गया ब्रेक पैड्स के बारे में। रियर तो मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, फिर भी उसमें 40% लाइफ बची है, क्योंकि मैं रियर ब्रेक इसमें यूज़ ही नहीं करता हूँ मोस्टली। सो देखो 25,000 किलोमीटर तक मेरे को रियर का सेट चला है, मतलब जब से बाइक लिया तब से वही सेट है फिर भी चल रहा है। तो ये आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग घाट में जाएंगे, आपको दिखाऊंगे बाइक का पोटेंशियल, कॉर्नरिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग टू डिस्कस अबाउट सर्विसिंग इज़ पार्ट्स अगर जाएंगे बाइक के तो एक्सपेंसिव हो सकते हैं, ठीक है। इट कुड गेट वेरी एक्सपेंसिव, स्पेसिफिकली द मेजर एक्सपेंस ऑन दिस बाइक इज टायर। फ्रंट टायर आपका जल्दी नहीं जाएगा, रियर टायर बहुत फटाफट वेयर होता है इसका, ठीक है। मैंने अभी तक आपको जितने भी टायर्स डाले इस बाइक में उसका बता देता हूँ। स्टॉक टायर इसमें ब्रिजस्टोन का बैटलैक्स आता था, ठीक है। वो 3,500 किलोमीटर में पिछला टायर खत्म हो गया, 3,500 किलोमीटर्स ओनली, बिकॉज तब मैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग करता था, है ना। नई बाइक है, नया जोश है, तो होता है। सो 3,500 किलोमीटर ही चला, और वो कंपाउंड भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि आप उस टायर से ट्रैक पे भी चल सकते हो, तो उसकी लाइफ उतनी कम एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। देन उसके बाद जो मैंने सेट डाला था दैट वाज रोड 5 मिशलिन का, जो कि मेरे को 40 से 42,000 कॉस्ट किया था उस टाइम। तो वो लगभग मेरे को 9,000 किलोमीटर की उसमें लाइफ मिली थी, ठीक है। फ्रंट टायर तो अभी भी वही है, रोड 5 है, क्योंकि रियर जल्दी वेयर होता है, फ्रंट का नहीं होता है। तो फ्रंट टायर मेरा अभी भी वही है, लेकिन बीच में कैसा थ्रेड का शेप चेंज हो गया था, तो मैंने वो हटा दिया था। सो देन आई वेंट फॉर द व्रेडिस्टीन, ठीक है, 3rd क्लास ब्रांड, बकवास एकदम, ऑनेस्ट रिव्यू। वो टायर बेंड हो गया भाई मेरा फ्रंट, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी डाला था सर्विसिंग के राइड के वक्त, वो टायर ही बेंड हो गया था भाई। सो नॉट रिकमेंडेड फॉर सच एक्सपेंसिव बाइक्स। मेड इन यूरोप के प्रोडक्ट्स ही लो भाई, पिरेलीज, मिशलिन जो भी हो वो प्रेफर करो, दोज आर रिकमेंडेड फॉर दिस बाइक्स। व्रेडिस्टीन वगैरह के आपको हाफ प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन दोज आर नॉट वर्थ। मेरे को रियर टायर की उसकी लाइफ खाली 2,000 किलोमीटर मिली थी, कि आधे कीमत में टायर तो मिलता है लेकिन लाइफ नहीं है ना भाई। पिछला टायर अगर 2-3 हज़ार किलोमीटर में वेयर हो रहा है, सो इट्स नॉट वर्थ। इससे अच्छा मैं पिरेली डाल दूँ, ठीक है। सो देन मैंने सोचा कि भाई वो वर्थ नहीं है, क्योंकि रियर टायर जल्दी वेयर आउट हो गया और फ्रंट का टायर बेंड हो गया था। तो फ्रंट टायर की वारंटी भी थी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई वारंटी क्लेम करके कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज लाइफ रिस्क पे लगती है। कोई नहीं भाई, 20,000, 50,000, लाख रुपए ज़्यादा खर्च होने दो, बट लाइफ इज़ मोर इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आई वेंट फॉर इज़ द रोसो 3। पिरेली का रोसो 3 आता है, तो रोसो 3 चला है। रोसो 3 की भी मेरे को लाइफ अराउंड 4-5 हज़ार किलोमीटर मिली। एंड देन रिसेंटली आई शिफ्टेड बैक टू रोड 6। जैसे मैंने रोड 5 यूज़ किया है, तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली मेरे को, ग्रिप भी अच्छा मिला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें वेट ग्रिप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो अगर बारिश में कभी कभी राइड करता हूँ तो वेट ग्रिप काफ़ी बढ़िया मिलता है। ऑल्दो इसमें कॉर्नरिंग में ना थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, बिकॉज अगेन इट्स अ स्ट्रीट टायर, ठीक है। रोसो 3 को आप ट्रैक पे भी यूज़ कर सकते हो, बट रोड 5 बिंग स्ट्रीट टायर, स्ट्रीट फोकस है ज़्यादा, तो ज़्यादा हार्डकोर कॉर्नरिंग आप इससे कर नहीं सकते। सो टायर्स का काफ़ी बड़ा एक्सपेंस है इस बाइक का, आपको बहुत ज़्यादा टायर्स के सेट लगने वाले, अगेन डिपेंडिंग ऑन द राइडर स्टाइल। अगर आपको ऐसे स्लोली थ्रॉटल खोलना पसंद है, सो आपको लाइफ ज़्यादा मिलेगी। अगर आप ऐसे सडनली एग्रेसिव थ्रॉटल खोलते हो तो लाइफ कम मिलेगी। सो टायर्स का मेजर एक्सपेंस आता है इस बाइक में, और जो भी पार्ट्स है वो एक्सपेंसिव साइड में ही रहने वाले हैं। सो दिस बाइक विल बी एक्सपेंसिव फॉर यू टू मेंटेन इफ़ यू डोंट हैव ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मनी टू ओन दिस बाइक। EMI पे ले रहे हो तो सोच समझ के लो, ठीक है। तो अगर अभी समझते हैं कि अगर ये बाइक को मेरे को वापस ख़रीदना रहेगा तो मैं ख़रीदूँगा क्या 5 सालों के बाद भी। आंखें बंद करके मैं इस बाइक को वापस खरीदूंगा, ठीक है। बीइंग वेरी जेन्युइन एंड वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने इसको ओन किया है 5 साल में, तो मेरे को इसका उतना ओनरशिप एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है क्या खर्चा आता है क्या नहीं आता है। बट अगर मैं आज खरीदूंगा वापस इसको, तो क्या चेंजेस रहेंगे जो आपको पता होने चाहिए। मुझसे जो गलती हुई, एक्साइटमेंट में मैंने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली। अगर एक्सटेंडेड वारंटी ले लेता तो 5 साल की टोटल वारंटी हो जाती, तो मतलब बाइक अभी भी वारंटी में होती। मेरा गियर पोजिशनिंग सेंसर, स्टार्टर मोटर मेरे को चेंज करके मिलती, बिकॉज 30,000 किलोमीटर तक की वारंटी है, लेकिन 30,000 हुए नहीं है, तो वो मेरा पैसा बच जाता। तो ऑलमोस्ट आप स्टार्टर मोटर, गियर पोजिशनिंग सेंसर वगैरह डालते हो तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा है, उसमें आप एक्सटेंडेड वारंटी आपकी आ जाती है। सो इनकेस अगर कोई और पार्ट फेल हो जाता है उसके दौरान, तो आप उसमें वारंटी में कवर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज़
चेन एंड स्प्रॉकेट लाइफ तो काफ़ी बढ़िया मिली अभी तक, मैंने चेंज नहीं किया है उसमें, अभी भी बहुत लाइफ बची है। सो चेन एंड स्प्रॉकेट लाइफ इज़ लाइक टॉप नॉच, खाली चेन मेंटेनेंस लूबिंग की तरफ आपको ध्यान देना है। तो बाकी चीज़ें जो है वो बाद में डिस्कस करते, पहले घाट चालू हो रहा है, आई नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर। और मैं अभी बात ही नहीं करूँगा, आप खाली मेरी राइडिंग स्टाइल ऑब्जर्व करो कि मैं कॉर्नरिंग कैसे करता हूँ इस बाइक पे। 3 2 1 लेट्स गो। That is a Kawasaki Ninja ZX-10R for you. यहाँ पे रुक के पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है। All right, it's time to head back to the base. But ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये देख रहे हो चिकन स्ट्रिप्स देख रहे हो, आई होप अच्छे से दिख रहे होगी। तो आप देखो मैंने इतना नहीं लीन किया है कि पूरा यहाँ तक लीन हुआ है, थोड़ा सा डिस्टेंस बचा है। सेम गोज टू द दिस साइड, नाउ इग्नोर द चेन, सो सेम गोज टू द दिस साइड। देखो पूरा नहीं लीन किया है मैंने, क्योंकि मैंने जैसा बोला ना, कॉर्नर में स्पीड मैटर करता है भाई, आपका स्पीड, आपका व्हीकल के ऊपर कंट्रोल। बहुत से लोग ये चिकन स्ट्रिप के पीछे लग जाते हैं। देखा आपने मैंने कितनी फास्ट तरीके से कॉर्नर्स लिए, फिर भी मैंने नी ड्रैग एक भी जगह पे नहीं किया। देखो किधर भी नी ड्रैगर से नहीं तो क्या नी ड्रैग करूँ मैं, बराबर है कि नहीं? बिकॉज कॉर्नरिंग जब आप सही तरीके से करते हो तब आपको पता रहता है कि भाई कॉर्नर में क्या मैटर करता है। ये सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करने के लिए ठीक है, नी ड्रैग कर दिया, ये ड्रैग कर दिया, दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। और अब ये चेन का भी बता देता हूँ, मैंने रिसेंटली मेंटेन की थी भाई, 2 राइड में देखो कितनी धूल मिट्टी है ना,
तो इसलिए मैंने बोला ना भाई, ये अपने वेदर कंडीशन के लिए ये बाइक, एक और ओनरशिप एक्सपीरियंस में, अपने वेदर कंडीशन के लिए दिस बाइक्स आर नॉट सूटेबल। कीचड़ वगैरह देख रहे हो, वो सामने देखो कितना गंदा हो गया अंदर से, चाहे कितना भी साफ़ कर लो आप, है ना, वो गंदा का गंदा ही रहता है। मैंने बहुत मेंटेन किया है भाई बाइक को, वैसे देखो कितनी ज़्यादा मेंटेन है बाइक। That's Inferno Rishi Bhai's Kawasaki Ninja ZX-10R for you, and that's how, my friends, you need to have control. Again, I am not promoting rash riding here. I am not saying that you should ride like me in the ghat section. बहुत से लोग खाली वो देखते हैं, ओनरशिप एक्सपीरियंस नहीं देखते हैं, राइट, स्किल सेट कितना है वो नहीं देखते हैं। बस गाड़ी भगाना नहीं होता है भाई, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। सो अनदर थिंग व्हाट आई डिडंट लाइक वाज कि इसका शॉकर सील है ना, लीक हो गया था, वो भी अपने रोड कंडीशन की वजह से, नहीं तो फिर इसका इशू भी नहीं आता है। तो इसलिए मैंने ऑन द सेफ साइड शॉकर सील के कवर डाल दिया है, जस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट, मड एक्सेट्रा। बट दिस इज़ हाउ द बाइक साउंड्स। So this is how the bike actually sounds. So it's one of the best sounding inline four machines in the market, my friends. तो आपको मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ, बाइक चली है 25,280 किलोमीटर, ठीक है, आप इसकी फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट आप ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अरे यार स्टैंड नीचे था, देखो चालू होने के लिए कितना टाइम लगता है, गर्म हो गई ना बाइक, तो होता है कभी कभी, डरना नहीं है, बस बैटरी टिप टॉप रखो भाई, मेंटेन रखो बैटरी, ठीक है। अभी देखो ऊपर जाते वक्त तो मैं घाट सेक्शन काफ़ी आराम से लेने वाला हूँ, बिकॉज अगेन आपने देखा ना बीच बीच में पैचेस काफ़ी ख़राब है, और जाने वाला सेक्शन भी इतना अच्छा नहीं है ऊपर। सो मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लेने वाला, ये रोड मेरे को पता है अच्छे से, तो इसलिए मेरे को पता है कहाँ पे कौन सा बम्प है क्या है। तो आपने देखा भी होगा कि 2-3 जगहों पे ना बाइक थोड़ी बम्प से डिस्टेबलाइज हो गई थी, लेकिन स्किल्स का जो कमाल होता है कि आप उसको सेव कर पाते हो, है ना। इसलिए मैंने बोला ना, रोड राइडिंग में आपको ज़्यादा लीन नहीं करना है, जितनी ज़्यादा लीन आपकी बाइक रहेगी उतने ज़्यादा आपके गिरने के चांसेस बढ़ेंगे। माई फोकस वॉज कैरिंग स्पीड इन द कॉर्नर, स्पीड में सडन एक्सेलरेशन नहीं, सडन ड्रॉप नहीं, है ना, आप एकदम कंट्रोल्ड फॉर्मेट में बाइक चलाते हो, आपका बाइक के ऊपर पूरा कंट्रोल है। मेरे को एक भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगा कि मेरा बाइक से कंट्रोल छूट रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने घाट सेक्शन की राइड करते वक्त एक भी बार मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। आई वॉज सो फोकस्ड, क्योंकि मेरा सारा ध्यान भाई, मेरा विजन कहाँ पे है, मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, एग्जिट कहाँ पे है, एज दिस इज़ अ पब्लिक रोड, रास्तों में गाड़ियाँ हैं, मैं उनको भी ज़्यादा रिस्क में नहीं लगाना चाहता हूँ, राइट, कि ऐसा नहीं ना उनके अंदर जाके घुस जाऊँ। सो बिकॉज आई हैव टू डू इट वेरी सेफली, एंड अगेन एज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट, इट्स नॉट रिकमेंडेड टू डू दिस काइंड ऑफ राइडिंग ऑन द रोड वंस अगेन। ये ट्रैक पे इस बाइक का असली पोटेंशियल ट्रैक पे ही समझा जा सकता है। सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ मोर ऑन दिस रोड, है ना। तो मतलब मैंने ज़्यादा पुश नहीं किया भाई खुद को। देखो कैसे बम्स आते हैं ना रास्ते के बीच में, तो बाइक ऐसे डिस्टेबलाइज हो जाती है। एक हाथ से भी आप कॉर्नरिंग कर सकते हो, है ना, कौन से गियर में हो आप। सो ये सारी चीज़ें, आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ये देखो एक हाथ से मैं कॉर्नर ले रहा हूँ, ठीक है, देखो। सो दिस हैपन्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्किल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप मोटरसाइकिल आपके कंट्रोल में है। दैट्स वाई टॉक सो मच अबाउट कंट्रोल। मेनी पीपल बाई दिस बाइक एंड लैक कंट्रोल, ठीक है। अभी मेरे को ये भी मालूम है कि इस साइड में सामने से भी लोग आते हैं, बिकॉज ये गाँव है नीचे, उनके जाने आने का यही एक रास्ता है। इसलिए रास्तों पे कभी भी चलोगे, ऑलवेज रीड दिस वार्निंग बोर्ड्स इफ देर आर, जहाँ पे लिखा है फेटल रिस्क, बिवेयर ऑफ ऑन कमिंग ट्रैफिक एट घाट सेक्शन। मतलब सामने से ट्रैफिक आएगा, ये 1 वे रास्ता नहीं है, राइट, ये 2 वे रास्ता है। उस साइड वाला पैच 1 वे है, लेकिन वहाँ से भी कुछ गधे, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने के बाद वहाँ से गधे वो रॉन्ग साइड से डालते हैं वहाँ पे। तो ये ऐसे साइन बोर्ड्स को फॉलो करके ही चलना होता है। नाउ इमेजिन इफ यू आर राइडिंग एट दैट स्पीड, कब साइन बोर्ड देखोगे, कब चलोगे, राइट। इसलिए रोड पे आपको काफ़ी केयरफुली चलना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला भाई, ये चैनल सिर्फ बाइक्स के बारे में नहीं है। आई एम नॉट जस्ट अनदर बाइक गाय, आई एम नॉट जस्ट अनदर सो कॉल्ड मोटो ब्लॉगर, ठीक है। अपना गोल पूरा अलग है भाई। मेरे को इन बाइक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं ये ट्राई करता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को सिखा सकूँ। जैसे जो गलतियाँ हुई है मेरे से, कि भाई जैसे मैंने वारंटी नहीं ली बाइक की, एक्सटेंडेड वारंटी लेता तो मेरे पैसे बच सकते थे ना। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर बाइक लेने का सोच भी रहे होगे, बाय एक्सटेंडेड वारंटी, है ना। महंगी होगी तो भी चलेगा, बट अगर एक हाथ पार्ट भी चला जाता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से, वो वर्थ इट होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो रॉन्ग साइड से भी ट्रैफिक आ रहा है, जैसे मैंने बोला ना। तो एक हाथ से भी मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरा अटमोस्ट कंट्रोल है। मैंने आपको एक हाथ से भी वो कॉर्नर लेके दिखाया, है ना। बाइक डिस्टेबलाइज हो रही है, फिर भी मैं पैनिक नहीं हो रहा हूँ। और ये पैनिक ना होना, इट कम्स विद प्रैक्टिस, इट्स नॉट समथिंग दैट कम्स इन अ डे। ये प्रैक्टिस के साथ आता है भाई।
मैं ऑफरोडिंग जीएस को ऑफरोडिंग लेके जाता हूँ, कितनी बार गिरा हूँ, कितनी बार पैनिक हुआ हूँ वहाँ पे, बिकॉज मैंने पैनिक ब्रेकिंग बहुत जगहों पे की है ऑफरोडिंग में, बहुत बार गिरा हूँ उस बाइक से मैं। तो मेरे को आदत है भाई कि पैनिक में हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारे रिफ्लेक्सेस, जैसे मैंने बोला ना, रिफ्लेक्सेस को बिल्ड करना पड़ता है भाई, ठीक है। रिफ्लेक्सेस को अडेप्ट होने के लिए टाइम लगता है, इसलिए डायरेक्टली 1000 सीसी पे कभी जंप नहीं करना होता, क्योंकि आप जंप तो कर जाते हो, बाइक केपेबल है लेकिन आप केपेबल नहीं हो। और ये ईगो की वजह से लोग समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है कि नहीं मेरे पास बहुत पैसा है, ये क्या मेरे को अकड़ दिखा रहा है, हाँ ये क्या हमें ज्ञान मिल रहा है। ऐसा नहीं है भाई, योर बॉडी टेक्स टाइम टू अडेप्ट, है ना। मोटो जीपी राइडर्स के रिफ्लेक्सेस देखो एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल राइडर, उनकी प्रैक्टिस देखो कितनी है, ठीक है, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ कुछ मोटो जीपी राइडर्स बचपन से इस फील्ड में, बचपन से सिर्फ बाइक रेसिंग के लिए ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनके लाइफ में दूसरा कुछ पर्पस नहीं है भाई, बस बाइक रेसिंग करना है ना, मोटो जीपी खेलना है। तो आप वैसे ट्रेंड लोगों को देखते हो और वो स्टिकर लगा के खुद को समझते हो कि आप वो बन जाओगे, नहीं होता है भाई। इट कम्स विद प्रैक्टिस। इवन दो आई एम अ प्रोफेशनल, मैं उनके 1% के आसपास भी नहीं हूँ भाई, नियर अबाउट दोज मोटो जीपी राइडर्स, बिकॉज मेरे को मालूम है कि मैंने उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है। मेरे को उतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उतना खर्चा करना पड़ेगा, उतना बिल्ड करना पड़ेगा। दैट्स व्हेन आई कैन थिंक दैट आई एम केपेबल ऑफ राइडिंग लाइक दोज गाइज। इसलिए मेरे बाइक पे आपको कोई भी स्टिकर्स नहीं दिखेंगे मोटो जीपी राइडर्स के, रॉसी भाई के भी स्टिकर्स नहीं है, मार्क मार्केस के भी स्टिकर्स नहीं है, बिकॉज उन्होंने खुद की आइडेंटिटी बना के रखी है अलग से। ये चैनल के ऊपर मैं आइडेंटिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करता हूँ, मेरी खुद की अलग आइडेंटिटी है भाई, ऋषि भाई। यू विल रिमेंबर मी एज ऋषि भाई, इन्फोनो ऋषि भाई, है ना, ये मेरी खुद की आइडेंटिटी है। तो ये ध्यान में रखो, है ना। मैं किसी, इसलिए मेरे बाइक के ऊपर आपको मेरा ही स्टिकर दिखेगा, बाकी किसी का स्टिकर नहीं दिखेगा, कोई राइडर नहीं, कोई नहीं, राइट, बिकॉज आई लुक अप टू दोज राइडर्स फॉर इंस्पिरेशन। मैं उनसे इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, ना कि ऐसा मान रहा हूँ कि भाई वो मैं हूँ, ठीक है। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाउ अगेन देयर माइट बी मेनी पीपल हु विल गेट ऑफेंडेड व्हेन आई से दिस, बट अगेन जस्ट बी हम्बल एंड ट्राई टू लिसन टू माई कॉन्वर्जेशंस विद एन ओपन माइंड। ओपन माइंड रखो और सोचो एक बार, ठीक है। मैंने बहुत से राइडर्स को देखा है, खाली रॉसी के स्टिकर्स है बाइक पे, मार्क मार्केस के स्टिकर्स है, घंटे का स्किल नहीं उनके अंदर, है ना। कॉर्नरिंग में सीधे चले जाते 50 के स्पीड में, तो काहे के लिए वो स्टिकर लगाया भाई। और स्टिकर की तो रिस्पेक्ट करो, खुद की तो नहीं है, ठीक है, स्टिकर की तो करो ना भाई, और बाइक की भी रिस्पेक्ट करो। ऐसा मेरा कहने का पॉइंट है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। एंड दिस फील्स हार्श टू हियर, है ना, ऐसा अजीब लगता है कि ऐसी क्यों बातें कर रहे हो, बट कहने का पॉइंट ये है कि भाई आपको रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा, चीज़ों की रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है। चीज़ों की रिस्पेक्ट करना सीखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि चीज़ें क्या होती है। अभी यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ रॉन्ग साइड से, बिकॉज अगेन ये एक के पीछे एक है ना, ये दिन भर चलते रहेंगे भाई। बट बी अवेयर इफ़ यू आर ओवरटेकिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल राइडिंग, जिनको पता है, देखो आगे रास्ता पूरा खुला है, बट अननेसेसरीली ये घाट सेक्शन में चढ़ते वक्त काफ़ी ज़्यादा केओस और ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। सो इट्स बेटर फॉर यू टू बी सेफ, है ना। आपको खुद को सेफ रखने के लिए, इसका ब्रेक फेल हो जाएगा, नीचे चला आ जाएगा भाई, साइड से फटाफट निकाल लो, खुद को सेफ रखो, ठीक है। अभी यहाँ तो चाहे तो मैं कॉर्नरिंग कर सकता हूँ, लेकिन रोड देखो ना कितना बाउंसी है, कितना बम्पी है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। खुद को रिस्क पे मत डालो ज़्यादा। तो ओनरशिप रिव्यू में ये सारी चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ भाई, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स सीखी है ना। 5 सालों में ये सारी चीज़ें सीखी है मैंने, इस बाइक से इतना सब कुछ सीखा है। तो बहुत से लोगों के लिए बाइक एक लायबिलिटी होती है ना, कि नहीं भाई बाइक आपके जेब से कॉन्स्टेंटली पैसा मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, फ्यूल मांगती है ना, सर्विसिंग है, सारी कॉस्ट है, मॉडिफिकेशंस है। बट फॉर मी दिस इज़ मोर लाइक अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर माई लाइफ, है ना। मेरे को मालूम है भाई यहाँ पे मैं गलती करूँगा, यहाँ पे ईगो कंट्रोल नहीं रखूँगा तो गिर जाऊँगा, मरवर जाऊँगा भाई। तो मैं क्यों अननेसेसरी रिस्क लूँ, मैं वहीं पे रिस्क लेता हूँ जो कैलकुलेटेड होती है, जितना मेरे को पता है। अभी यहाँ पे कर सकते हैं, एक हाथ से वापस आपको दिखा रहा हूँ। अगेन दिस इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन टू शो यू व्हाट हैविंग कंट्रोल ऑन योर बाइक मीन्स। देखो अभी मैं लीन करने के लिए काउंटर बैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं एक ही हाथ से चला रहा हूँ, तो मेरे को बाइक का वेट वो बैलेंस करना पड़ेगा ना, मेरे को उसके सीजे से ज़्यादा हिलाना नहीं होगा, वो बराबर है कि नहीं। फिर भी मैंने टैंक को ग्रिप किया है, देखो नीच से प्रॉपरली ग्रिप किया है, ऐसा नहीं मैंने पैर खुले छोड़े और फिर लीन कर रहा हूँ। मैंने बाइक को टैंक से ग्रिप किया है, एंड नाउ यू कैन सी मी टेकिंग दिस कॉर्नर, है ना। ये देखो कितना बाउंसी है, फिर भी पैनिक नहीं हो रहा हूँ। अगेन दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव टू रिपीट दिस, ये खाली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद ही चीज़ें समझ में आती है। नहीं तो फिर आपको मैं ओरली बताऊंगा ऐसे कॉर्नर लो, वैसे कॉर्नर लो, जो बहुत से लोग बैठते हैं ना पॉडकास्ट पे बैठ के बताते हैं ऐसे कॉर्नरिंग करो, वैसे करो। प्रैक्टिकल आओ भाई, प्रैक्टिस में चीज़ें एक्सपोज होती है, रियलिटी, है ना। इसलिए जो राइडर्स प्रिटेंड करते हैं कि फास्ट है, ये कसारा घाट में जो भी नासिक के राइडर्स है सारे एक्सपोज हो जाते हैं भाई। जब हमारे साथ कोई राइड करने आता है वैसे हम 2-3 जो लोग हैं प्रोफेशनल, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल, तो उनके साथ जब भी वो राइड करने का ट्राई करते हैं ना, वो कैच ही नहीं कर पाते। नाउ अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लेक्स हियर, बट जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि भाई ईगो को कंट्रोल में रखो, ठीक है। नो हु यू आर डीलिंग विथ, आप किन लोगों के साथ राइड कर रहे हो, उनका राइडिंग एक्सपीरियंस कितना है, वो प्रैक्टिस कितनी करते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है
एंड आई हैव लर्न दिस फ्रॉम एन एक्सपीरियंस गाय ओनली। ठीक है, मेरे को किसी एक्सपीरियंस बंदे ने बताया तो मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप गलतियाँ मत करो। ठीक है, लर्न टू कंट्रोल द ईगो एंड हैव कंट्रोल ऑन योर मोटरसाइकिल। तो देखो कैसे मैंने प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग करके, मेरे को मालूम था ये लेन चेंज करने वाला है, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग करके मैंने ऑलरेडी बाइक को स्लो किया। मैंने पैनिक ब्रेकिंग नहीं की। लोग पैनिक ब्रेकिंग करते, उनका विजन कुछ अलाइन नहीं होता, पता नहीं कहाँ देख रहे होते हैं, है ना। सामने गाड़ी आने के बाद पैनिक होने के बाद डायरेक्टली ऐसा फ्रंट ब्रेक लॉक कर लेते, उसकी वजह से क्रैश होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग को सीखो। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एपिसोड चाहिए ऋषि भाई से कि प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग क्या है, ट्रेल ब्रेकिंग क्या है, उसके बाद और भी जो चीज़ें, यूज़ दैट कॉमेंट सेक्शन एज ए फीडबैक। उसको फीडबैक की तरह यूज़ करो कि आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए। मैं वही वीडियोस बनाता हूँ जो ज़्यादा डिमांड में है या फिर मैक्सिमम लोगों की डिमांड है। जैसे ये ओनरशिप रिव्यू की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी लोगों की, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे को आइडिया आता है कि भाई आप लोगों को क्या चाहिए, तो मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ फ्रॉम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे को बुला के आपको सिखाने का ट्राई करूँगा। सो कमिंग बैक टू द ओनरशिप, is it worth buying this bike in 2026? Of course, for me it is, of course. For you, you have to be financially prepared, and more important than that, you have to be emotionally prepared, है ना। इमोशनल प्रिपरेशन भी होता है भाई। जैसे मैंने बाइक अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं की, बिकॉज आई एम इमोशनली कनेक्टेड, अटैच नहीं है, कनेक्टेड। अटैचमेंट और कनेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये मेरे चैनल मेंबर्स को पता है। ये सारी जो रियल लाइफ टॉक होते हैं ना अपने स्किल्स के बारे में, लाइफ के स्किल्स, वो चैनल मेंबर्स को सारी चीज़ें पता है। बिजनेस के बारे में भी सारी चीज़ें पता है कि कैसे मैं एक नया बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ प्रेजेंट में, 0.1% मेंबरशिप में, जो भी है उनको पता है सारी चीज़ें। बट आप जिन लोगों को भी पता नहीं है चैनल पे क्या क्या टाइप का कंटेंट आता है, उनके लिए बता रहा हूँ। सो दिस चैनल इज़ लाइक अ बिल्डिंग ग्राउंड फॉर योर सेल्फ। जिनको भी स्क्रैच से स्टार्ट करना है, मैं अपना सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आपको बस सारी चीज़ों का एब्जॉर्ब करने का माइंडसेट होना चाहिए, वैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ओपन माइंड रखना पड़ेगा कि मैं जो भी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ उसको समझने के लिए। सो इज़ इट वर्थ बाइंग दिस बाइक? ऑफ कोर्स फॉर मी इट्स येस। अगर आज भी मेरे को बाइक खरीदने जाना रहेगा तो मैं आज जाके खरीद लूँगा नई बाइक, बिकॉज आई नो व्हाट दिस बाइक इज़ एंड व्हाट दिस इज़ केपेबल ऑफ डूइंग, एंड स्पेसिफिकली इट अलाइंस विथ माई राइडिंग स्टाइल, राइट। As I am someone who likes to rely less on electronics and more towards like maintaining control, because electronics क्या करते हैं भाई, आप राइडिंग के मिस्टेक्स को अवॉइड करते, एलिमिनेट करते, है ना। कैसे थ्रॉटल खोलना है कॉर्नरिंग में, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगे, आप ऐसा एग्रेसिव थ्रॉटल खोलोगे तो पीछे से हाई स्लाइड हो जाएगा या फिर बाइक स्लाइड हो जाएगी, है ना। फ्रंट एंड का वॉश आउट होता है, ABS कैसे काम करता है, कॉर्नरिंग ABS कैसे काम करता है, तो ये सारे चीज़ें है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस आर राइडर एड्स, इनको राइडर एड्स बुलाते। राइडर एड्स मीन्स क्या, कि जो आपको हेल्प करे, असिस्ट करे, जस्ट सो दैट यू कैन राइड एंड अंडरस्टैंड दिस मोटरसाइकिल इन अ मोर बेटर वे। लेकिन जो डायरेक्टली 1000 cc पे अपग्रेड करते हैं, उनके पास स्किल सेट नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करते हैं, उनके गलतियाँ सेव कर लेते हैं, है ना। गलतियाँ सेव करना मतलब क्या, थोड़ा गलत थ्रॉटल दे दिया, ट्रैक्शन कंट्रोल चालू हो गया, उसके बाद ब्रेकिंग में, कॉर्नरिंग में पैनिक ब्रेकिंग कर दी, कॉर्नरिंग ABS ने शायद से बचा लिया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे सेव करते हैं आपको। बट होता क्या है, मोस्ट राइडर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो वो गलती कहाँ पे करते हैं पता है, उनकी बॉडी उस तरीके से अडेप्ट होती है, उनके रिफ्लेक्सेस उस तरीके से बिल्ड होते हैं, एंड व्हेन दे चेंज द बाइक सडनली, एक बाइक पे सीख लिया, डायरेक्टली दूसरी बाइक ले ली जिसके चीज़ें पूरी अलग है, धड़ाक से गिर जाते हैं उस पे से, है ना। तब उनकी सारी चीज़ें एक्सपोज होने लगती है, जो भी अंदर कुछ छुपा है सब बाहर आने लगता है। सो दिस रोड इज़ अ प्रैक्टिकल ग्राउंड टू एक्सपोज यू, है ना। रियलिटीज़ एक्सपोज होती रहती है इससे। सो ये बाइक खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, मैंने आंसर दे दिया है। इमोशनली ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहो। अगर आपको सीखना है लाइफ में, मोर इम्पोर्टेंटली देन बाइंग दिस बाइक इज़ व्हाट दिस बाइक कैन टीच यू, ठीक है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ राइडिंग बट इन टर्म्स ऑफ लाइफ लेसन्स, है ना। क्या क्या सिखाती है, जैसे मेरे को ईगो कंट्रोल कैसे करना है इसने सिखाया है, यह बाइक ने सिखाया है। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल कैसे बनाए रखना है, यह बाइक ने सिखाया है, राइट। उसके बाद गलतियाँ करने के बाद पनिशमेंट कैसे मिलती है, ये बाइक ने मेरे को सिखाया। उसके बाद डिसिप्लिन राइडर कैसे बनना है, मेरे को ये बाइक ने सिखाया। जैसे आपने देखा ना, मैं कितनी डिसिप्लिन तरीके से राइड करके आ रहा हूँ। जहाँ पे मेरे को स्किल्स दिखानी चाहिए वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दिखा दी, बाद में वापस अपनी राइडिंग पे आ गया, डिसिप्लिन राइडिंग के ऊपर, है ना। तो ये होता है भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बाइक आप एड्रेनलिन में कॉन्स्टेंटली नहीं चला सकते। इट टेक्स अ लॉट ऑफ फोकस एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट। तो फोकस राइडिंग की वजह से जल्दी आप ड्रेन हो जाते हो, आपकी एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो इसलिए मैंने घाट सेक्शन पे जो राइड की, फोकस राइडिंग, 100% फोकस राइडिंग जिसको बोलते हैं, बैठ गया, मस्त पानी वानी पी लिया, हाइड्रेट कर लिया, है ना। उसके बाद थोड़ा सा देखा भाई, हार्ट रेट को नॉर्मल कर लिया, बिकॉज अगेन आपका हार्ट रेट बढ़ते रहता है ना, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली इतने स्पीड में चल रहे हो,
सो यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन्स बिहाइंड द सीन्स जो कैमरा से नहीं दिखती है, राइट, जो सिर्फ पर्सनली एक्सपीरियंस की जा सकती है. सो ये है भाई 5 सालों का ओनरशिप एक्सपीरियंस. इसमें बहुत सी चीज़ें अभी भी बताना बाकी है, तो देखते हैं, जितना याद आ रहा है उतना बताने का ट्राई करता हूँ. फ्यूल इकोनॉमी, अरे भाई इंडिया में फ्यूल इकोनॉमी की बात ना करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना. यहाँ का माइंडसेट ही अपना ऐसा है ना भाई, एवरेज कितना देती है वो मैटर करता है. बाकी जाने तो तेल लगाने, वो स्किल बिल जाने तो तेल लगाने, एवरेज कितना देती है वो बताओ, है ना. तो भाई देखो एवरेज में बताता हूँ. मेरे को मतलब मैंने कभी निकाला नहीं है ऐसे, क्योंकि मेरे को मालूम है ये बाइक परफॉर्मेंस के लिए लेनी होती है. बट एक अंदाजे से आपको बता देता हूँ. अगर मैं मुंबई राइड कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इफ़ आई एम राइडिंग टुवर्ड्स मुंबई फ्रॉम नासिक, जो कि 190 किलोमीटर शोरूम तक का डिस्टेंस है, तो एक फुल टैंक में बाइक वहाँ तक पहुँच जाती है. तो अगर आप हाईवे राइडिंग करते हो तो माइलेज अच्छा खासा मिलेगा आपको, लगभग अराउंड 15 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 15 तक. तो लगभग आप इसका एवरेज उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि यहाँ से 200 किलोमीटर्स तक बाइक जाएगी. अगर आप ऐसी क्रूजिंग करोगे तो 200 किलोमीटर चल जाएगी अराउंड, 180 to 200 वेरी करेगा. तो दोनों निकाल के देखो, 180 चलेगी फुल टैंक में, तो फुल टैंक मतलब इसका रिजर्व जो लगता है, इंडिकेटर लगता है, तब शायद से इसमें कुछ 4-5 लीटर का रहेगा फ्यूल बचा हुआ एडिशनल, ठीक है. बिकॉज इन बाइक्स को लो फ्यूल पे रन नहीं करना होता है, वो भी एक अलग वीडियो में सीखेंगे क्यों नहीं करना होता है. अगर चाहिए तो मेरे को बताओ. तो लो फ्यूल में इनको रन नहीं करना होता है. बट अगर आप जैसे घाट में जैसे मैंने राइड की, वैसे अगर आप कॉन्स्टेंटली राइड करते हो तो 7-8 का ही मिलेगा भाई. सो ये मेजर डिफरेंस है माइलेज में. तो पेट्रोल इज़ अ मेजर एक्सपेंस ऑन दिस बाइक. अगेन इट नीड्स 95 ऑक्टेन मिनिमम. और इसको बीच बीच में आपको वो कावासाकी का फ्यूल सिस्टम सुपर क्लीनर करके भी आता है, मैंने घर पे लाके रखा है. अगले वीडियो में शायद से दिखाऊंगा आपको कि वो क्यों डालना होता है इसमें. उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करो कि व्हाट इज़ कावासाकी फ्यूल सिस्टम सुपर क्लीनर, उसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है. उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा, क्योंकि मैंने लाके रखा है इसलिए बोल रहा हूँ. आपको ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स भी दिखा दूंगा, प्रीवियसली जो मैंने चेंज किए हैं, ओरिजिनल ब्रेम्बो ब्रेक पैड्स, कितने वेयर हुए थे, कितने किलोमीटर बाद मैंने चेंज किए. सो और क्या बचा है भाई ओनरशिप में. हाँ, गलतियाँ भी समझ लो, गलतियाँ क्या क्या होती है. डायरेक्टली 1000 सीसी पे मत अपग्रेड करो, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस पीपल, वेयर फुल राइडिंग गियर्स ऑलवेज ऑन दिस बाइक. आपने मेरे को कभी इस बाइक पे बिना राइडिंग गियर के नहीं देखा होगा पिछले कुछ सालों से, 4 सालों से आई गेस. पहले तो मैं चलता था भाई, हेलमेट ग्लव्स पहनो, जैकेट वैकेट नहीं पहनता था. लेकिन बाद में जब मेरे को रियलिटी चेक्स मिले कि भाई क्यों राइडिंग गियर क्रूशियल होते हैं, तो मैंने राइडिंग गियर तब से पहनना चालू कर दिया और खुद के लिए स्टैंडर्ड ही बना के रखा है कि बाइक चलाऊंगा तो राइडिंग गियर पहनूंगा ही पहनूंगा, ठीक है. सो यू हैव टू सेट सच स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट द मशीन, ठीक है. My goal is not to get cute girl reaction or something on this kind of bike. My goal is more about learning about life, है ना. बिकॉज ओनरशिप एक्सपीरियंस में क्या है भाई, खाली टेक्निकल चीज़ें नहीं है ना. मेरा कंटेंट भाई 40% टेक्निकल है, 30% लाइफ बेस्ड है और बाकी का 30% फिर जो बिजनेस वगैरह बेस्ड है. तो ऐसा मेरा मिक्स कंटेंट है पूरा, है ना. यहाँ पे खाली आपको एंटरटेनमेंट नहीं, खाली सीखने को भी मिलेगा, वैल्यू भी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी समझने को मिलेगा, रियलिटी चेक्स भी मिलेंगे. तो ये पूरा ऐसा मिक्स कंटेंट है. तो आपको जैसा कंटेंट चाहिए आप मेरे को बताओ. I will happily provide that content, again respecting my business endeavors of course, because मेरे बाकी के बिजनेसेस भी मैनेज करने होते हैं. बिकॉज मेरे को ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है कि भाई आप इस बाइक को ट्रैक पे क्यों नहीं चलाते हो. सो देखो मेरे को ये मैं फुल टाइम नहीं करता मोटो ब्लॉगिंग, दिस इज़ जस्ट माई साइड हसल लाइक अनदर बिजनेस फॉर मी. तो ये मैं फुल टाइम नहीं करता हूँ. सो अनलेस आई एम डूइंग दिस फॉर फुल टाइम आई वोंट बी एबल टू टेक दिस बाइक टू द ट्रैक, क्योंकि तब मैं सारा फोकस अपना इस पर लगा सकता हूँ. बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला ना भाई, ये बाइक चलाना मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है ना. इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. आप खुद को रिस्क में डाल रहे हो, राइट. ट्रैक राइडिंग कर रहे हो तो मतलब इट्स अ रिस्क. आप वहाँ पे कितने स्पीड में चलाओगे, आपको उस क्वालिटी के गियर्स लगेंगे, देन उस क्वालिटी का आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रैक ट्रेनिंग में. ये भी एक पॉइंट है कि बाइक अगर मेरे को वापस लेनी रहेंगी तो आई विल फर्स्ट स्टार्ट ट्रैक ट्रेनिंग, है ना. कि जो पैसा मैंने इसके मेंटेनेंस में लगाया है पहले, वो ट्रैक ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर देते, ठीक है. बट एज आई सेड इट वॉज माई ड्रीम बाइक एंड इट इज़ माई ड्रीम बाइक, इसलिए मैंने इस पर खर्चा नहीं किया था ट्रैक ट्रेनिंग पे, ठीक है. सो बट इन फ्यूचर अगर ग्रो होते हम लोग तो करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे. इट डिपेंड्स ऑन योर सपोर्ट एट द एंड ऑफ द डे. लेट्स सी क्या होता है. फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है. मेरे को कॉफ़ी पीनी थी यार, लेकिन यहाँ पे हाईवेज़ की इतने काम चालू है ना, मेरे को यू टर्न लेके आना पड़ेगा. रॉन्ग साइड से मैं जाता नहीं हूँ, तो क्या करें. कॉफ़ी पिए क्या भाई, लगता तो है पीनी चाहिए. कितने बज रहे भाई, 9:30 10 क्या मालूम. सो ये है भाई, वापस अगेन फटीग हो जाओगे आप. देखो प्रैक्टिकल राइडिंग से सीखने को मिलता है. ये ऐसे ट्रैफिक में चलाओगे ना, दिस बाइक इज़ नॉट मेंट टू राइड इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक. ये एक बताना भूल गया मैं कि प्रैक्टिकलिटी अबाउट दिस बाइक इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल.
फॉर सिटी राइडिंग। ओके, सिटी राइडिंग और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये ओवरहीट हो जाती है। 1-2 बार हुई है, मैं जब सर्विसिंग को लेके जा रहा था इसको, तो मुंबई के ट्रैफिक में पीक ट्रैफिक आज में काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो गई थी बाइक। सो अभी मैं दूसरे रूट से जाना प्रेफर करता हूँ जहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगता है, कि एटलीस्ट 1-2 पैच मिले बाइक को ठंडा करने के लिए। तो ये है, ये बाइक में हीटिंग प्रॉब्लम तो है, बिकॉज अगेन यू हैव 200+ हॉर्स पावर, राइट। इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करना है भाई इंजन को, तो ठंडा रखने के लिए एयर फ्लो तो चाहिए ना उतना सामने से। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एयर फ्लो मिलता ही नहीं है, बराबर कि नहीं। एंड अगेन आइडल पे बाइक तो 200 bhp नहीं प्रोड्यूस करती है, वो पावर बैंड में ही प्रोड्यूस होता है उतना हॉर्स पावर। बट फिर भी इंजन इतना पावरफुल है कि उसको ठंडा रखने के लिए एयर चाहिए भाई, एयर फ्लो चाहिए, बिकॉज दिस आर परफॉर्मेंस मशीन्स, है ना। दिस आर नॉट कम्यूटर मशीन्स, ये डेली कम्यूटिंग के लिए है ही नहीं, इसलिए मैं इसको डेली चलाता नहीं हूँ। ये देखो, मैं ये जर्क की बात कर रहा था, है ना, जो मैंने पहले बताया ना, ये बातें लो स्पीड में ज़्यादा समझ में आती है। ये देखो कितना भी स्मूथली मैं थ्रॉटल खोलूँ ना तो झटका ही लगता है। सो देखना पड़ेगा बाकी बाइक्स के ऊपर ये होता है कि नहीं। अभी मैं उसका क्लच फ्रिक्शन जोन जब यूज़ करता हूँ ना, तो जब मैं क्लच को उसके फ्रिक्शन जोन में यूज़ करता हूँ तब नहीं होता है, ठीक है, तब काफ़ी स्मूथ चलती है। बट अगर क्लच पूरा छोड़ दिया है एंड नाउ अगर मैं एक्सीलेटर देता हूँ थोड़ा भी, तो ऐसा झटका देने जैसा लगता है बाइक को। सारे के सारे काम चले। आप बताओ मेरे को, क्या प्रैक्टिकल है ये मोटरसाइकिल ऐसे रोड पे चलाने के लिए? बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है भाई। उसको खुले पैचेस चाहिए, घाट सेक्शन चाहिए, है ना। इसलिए मैंने GS लिए भाई 1250 1000 RR लेने से बढ़िया मैंने सोचा कि एडवेंचर बाइक ले लूँ, प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल ले लूँ और प्रैक्टिकली राइडिंग चालू करूँ, है ना। आपने को क्या क्यूट गर्ल रिएक्शन तो कुछ है नहीं भाई, रिएक्शन बेस्ड कंटेंट नहीं है अपना। तो थोड़ा सा सीखने को चाहिए लाइफ में कुछ, तो ऑफ रोडिंग सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा रहेगा, मैंने पहले ही बता के रखा था, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। वीडियो लंबा रहेगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। उसके बाद और क्या खर्चा आया भाई बाइक में, ये भी बता दिया कि शॉकर सील लीक हो गए थे, तो पूरा फोक ऑयल वगैरह पूरा चेंज कर दिया है। उसी बहाने फोक ऑयल भी चेंज हो गया, कूलेंट भी इसका पूरा फ्लश कर दिया है, नया कूलेंट डाल दिया पूरा। स्टार्टर मोटर का जब काम करा रहा था तब पूरा कूलेंट को फ्लश करना पड़ा था, तो कूलेंट भी नया डाल दिया है। तो मतलब बेसिक जो मेंटेनेंस है वो हो गया पूरा बाइक का। इसलिए बाइक इतनी मेंटेन्ड है भाई, इसलिए मैं इतनी फास्ट तरीके से उसको चला सकता हूँ, बिकॉज द बाइक इज़ मेंटेन्ड। वो कॉन्फिडेंस आता है मेंटेन्ड बाइक का, आपको पता होने का कि आपने कुछ फालतू के पार्ट्स या फिर फेक पार्ट्स यूज़ नहीं किए। ये देखो अभी ये पीक आवर्स की ट्रैफिक, वो कुछ तो भी बड़ा जा रहा है। अरे बाप रे, जाएगा क्या यहाँ से भाई? संभल के ही जाना पड़ेगा। वो देखो है क्या उसको कुछ एस्कॉर्ट सर्विस? हाँ, किन लोगों का काम है? इतने बड़े व्हीकल अंडर कंस्ट्रक्शन रोड से जब जा रहे हैं तो इसको एस्कॉर्ट करने के लिए पुलिस लगती भाई। किधर है पुलिस? ट्रैफिक पुलिस किधर है? इंटरसेप्टर किधर है? नहीं होगा। और वो इतना बड़ा लोड खुद के भरोसे पे लेके जा रहा है, कितना सेफ है और कितना प्रैक्टिकल है आप ही मेरे को बताओ। दिस इज़ वाई वी आर स्टिल डेवलपिंग, नॉट डेवलप्ड। ये देखो 94 डिग्रीज पे आ गई देखो बाइक। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल राइडिंग, है ना, इज़ द ओनली वे टू राइड सेफली इन इंडिया। हैव अटमोस्ट कंट्रोल। ये बंद हो गया भाई, इसका SD कार्ड फुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जितना फुटेज आया होगा इसमें से उतना देख लो, बाकी का भी ये फ्रंट POV देख लो अगर रहेगा इसमें, है क्या भाई स्टोरेज। और मेरे को ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना पसंद ही नहीं है। इधर GS होता ना भाई, आहा क्या ऑफ रोड करते। मेरे को कॉफ़ी पीनी भाई, आई एम टायर्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग व्लॉग, आफ्टर डूइंग फोकस राइडिंग। ये देखो कितनी बड़ी चीज़ जा रही है क्या इसको एस्कॉर्ट करने के लिए कोई? हाँ, इतनी बड़ी चीज़ें क्या पब्लिक के भरोसे छोड़ते क्या भाई? क्यों एक्सीडेंट नहीं हो गए बताओ मेरे को। और लोग मेरे को बोलते कि आप रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते, आप ये करते, आप वो करते। भाई प्रैक्टिकली राइड करनी होती है इंडिया में, तो हम कौन से कंट्री में वो देखना पड़ता है भाई। प्रैक्टिकल राइडिंग इज़ द वे टू बी सेफ, है ना। थोड़ा ठंडा कर दे इसको। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग। वापस एक बार ठंडी हो गई, देखो 91 डिग्रीज पे आ गई। तो इनको एक पैच चाहिए रहता है ऐसा ठंडा होने के लिए, ज़्यादा गर्म हो जाती है तो, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल सेफ फॉर द इंजन। इसलिए आपको इन बाइक्स को भगाना ही पड़ता है भाई, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। सो इट्स नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल फॉर रोड कंडीशंस, आर रोड कंडीशंस। बट एनीवेज सपना पूरा हो गया भाई। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बता नहीं रह गई ओनरशिप रिव्यू में, देखो अभी याद आया कि भाई जैसा मैंने बोला लोगों को नहीं समझ में आएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम।
स्पेसिफिकली समवन हु इज़ कमिंग फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड कि आप बस सपने देख सकते हो भाई। जब भी मैं R15 भी देखता था ना बचपन में, तो मैं दूर से उसको देखता था, किसी के बाइक को हाथ भी नहीं लगाया भाई, है ना। मतलब हमने को पता है ना भाई, अपन अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्यों किसी की चीज़ को हाथ लगाना। अगर अफोर्ड ही करना है तो खुद के दम पे कर लेंगे, राइट। तो मैं दूर से देखता था, दूर से मज़े लेता था भाई के, मस्त है, अपने पास भी रहेगी एक दिन। सो दिस वीडियो इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर दोज पीपल हु हैव ड्रीम्स, जो सपने देख रहे हैं, है ना। होप से उनके अंदर रिस्पेक्टफुल है, जो लोग मेरे को रिस्पेक्टफुली अप्रोच करते हैं, मैं उनके साथ रिस्पेक्ट से ही बात करता हूँ। और ये उन लोगों को पता है जो मेरे को मिलते हैं यहाँ पे राइड्स पे, संडे राइड्स पे। और जो लोग मेरे को एटीट्यूड ईगो दिखाते, गए तेल लेने, आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। तो ये आपको ऐसा बनना पड़ता है भाई। इट्स कॉल्ड गिविंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जिसकी जैसी सोच उसको वैसा ही दोस्त। क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो। एनीवेज, इट्स टाइम टू हैव अ नाइस ब्यूटीफुल कॉफ़ी। आई होप यू ऑल हैव। देखो अपने पहचान गए भाई, उनको पता अपनी रिजर्व पार्किंग उधर। ऋषि भाई नहीं, मतलब मेरी नहीं है, हो मैं डाल रहा हूँ भाई। वो बाइक का टर्निंग रेडियस ज़्यादा है ना, घुमाना पड़ता, काउंटर बैलेंस करना पड़ता। देखो वो किसी और को लगाने नहीं देंगे इधर, नो पार्किंग का बोर्ड रहता इधर, लेकिन अपने लिए ओपन पार्किंग। एनीवेज देखो 25,300 हो गए, देखा आपने। दिस इज़ द ओनरशिप रिव्यू वीडियो। अगर कुछ मिस किया होगा मैंने, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मिस किया, कैसे मिस किया, कुछ रहा होगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा वीडियो है, मेरे ध्यान में नहीं रहता क्या क्या बोल रहा हूँ। ये देखो पत्थर, कितने बड़े बड़े पत्थर जाते हैं। सिविक सेंस, पत्थर है इसलिए फेंका है, कूड़ा होता तो फिर डस्टबिन में डाल देता। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। लेट मी नो योर ऑनेस्ट ओपिनियंस। ये भाई साहब तो गया मेमोरी फुल, बत्ती फुल, पावरफुल, मेमोरी फुल। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनीथिंग that you need to share in the comments. Buy this bike if it's your dream bike. Buy this bike if you want to ride it on the track. It's a track capable motorcycle. लेकिन सपना है, एक बार जी के देखो भाई। मैं 5 सालों से जी रहा हूँ एंड आई डोंट रिग्रेट एनी मोमेंट स्पेंट ऑन दिस बाइक। इस बाइक ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है भाई। काम कैसे रहना है ना, ठंडे दिमाग से कैसे सोचना है, प्रोवोक कैसे नहीं होना है। सो दिस बाइक हैज़ taught a lot of things to me. That's why I haven't sold it yet, because I'm still learning. Because whenever I sit on this bike, I feel like the kid inside me is still alive. कि जो एक बार बस चीज़ों को देख रहा है और आज ओन कर रहा है। तो मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज़, ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। दोज हु हैव ड्रीम्स, दोज हु हैव एम्बिशंस, कुछ करना है लाइफ में, गो फॉर इट माई फ्रेंड्स। मेहनत करो भाई, किसी के साथ कंपैरिजन मत करो, साइलेंटली मेहनत करते रहो। जब कोई नहीं देख रहा है तब मेहनत करते रहो। यू कैन बिल्ड दिस लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट माई बेबी। ये देखो जेलस जो लोग रहते हैं ना, ऐसे ब्लेड वेड मारते गाड़ी पे। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जिससे कभी ये चीज़ ली नहीं जाएगी ना, वो दूसरों की चीज़ें बर्बाद करने में सबसे आगे रहते हैं। सो डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम सच पीपल। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड्स। सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग। जो भी चाहिए रहेगा आपको, लेट मी नो। वैसे GS 1250 पे ऑफ रोड सीरीज़ भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, बिगिनर ऑफ रोड सीरीज़। तो बताओ आपको मेरे को कौन से लेवल का चाहिए। मतलब बिगिनर में भी टाइप्स होते हैं भाई, बॉडी पोजीशनिंग से स्टार्ट करूँ या फिर डायरेक्टली ऑफ रोडिंग ट्रेल से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। मेरे को ज़रा फीडबैक दे दो नीचे, मेरे को आइडिया आएगा कि किस हिसाब से फिर वो सीरीज़ डिज़ाइन करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। राइड सेफ ऑलवेज एंड सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग।